सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है चैप्टर 9 मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल इन द पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स, मतलब सार्वजनिक और गैर लाभकारी क्षेत्रों में मानव पूंजी का प्रबंधन। और ये यूपीएससी के लिहाज से खासकर गवर्नेंस, शासन और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अहम है। बिल्कुल। आज हम जिस अकादमिक विश्लेषण पर बात करेंगे वो हमें बताता है कि सरकारें और जो नॉन प्रॉफिट्स गैर लाभकारी संस्थाएं हैं वो अपने सबसे कीमती संसाधन यानी लोग, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को कैसे संभालते हैं। हाँ, और ये क्यों मायने रखता है। तो इस चर्चा के अंत तक श्रोता क्या समझ पाएंगे? देखिए, उम्मीद है कि वो पब्लिक एचआर का विकास कैसे हुआ ये समझ पाएंगे और अलग-अलग सिस्टम्स जैसे सिविल सर्विस सिस्टम क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे काम करती है, एफर्मेटिव एक्शन का क्या रोल है, अच्छा, और आज के समय में क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर एक गहरी समझ बनेगी। और ये सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिहाज से भी जरूरी है। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं इसके विकास से। एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एचआर। पब्लिक एचआर का विकास। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बाय जेंटलमैन के दौर की। ये था 1789 से 1827 तक। हाँ, 1789 में जब फेडरल गवर्नमेंट शुरू हुई तो सिर्फ 3 विभाग थे, स्टेट, ट्रेजरी और वॉर। और प्रशासन कौन चला रहा था? उस समय का प्रशासन काफी जेंटलमैनली था, मतलब समाज के ऊंचे तबके के पढ़े लिखे सम्मानित लोग ही पदों पर होते थे। एक तरह से एलिटिस्ट व्यवस्था थी। लेकिन फिर आया बदलाव, गवर्नमेंट बाय स्पॉयलर्स द्वारा सरकार, 1828 1828 से 1880 तक। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। वोटिंग राइट्स बदले। पहले संपत्ति की जरूरत होती थी वोट देने के लिए, वो हट गया। अच्छा। नतीजा, एंड्रयू जैक्सन के 1828 के चुनाव में वोटिंग लगभग तिगुनी हो गई, करीब 16% से बढ़कर 50% से ज्यादा हो गई। और इसी के साथ आया स्पॉइल सिस्टम। ये क्या था? स्पॉइल्स का मतलब है लूट का माल। तो स्पॉइल सिस्टम का मतलब था कि जीतने वाली पार्टी अपने समर्थकों को सरकारी नौकरियां इनाम में देगी। राजनीति को एक तरह से पेमेंट करने वाला बिजनेस बना दिया गया। लेकिन क्या जैक्सन ने ही इसे बड़े पैमाने पर लागू किया? ये एक मिथक है। असल में जैक्सन ने उतने ही लोगों को निकाला जितने उनसे पहले वाले राष्ट्रपतियों ने निकाले थे। व्यापक स्पॉइल सिस्टम लागू करने वाले पहले राष्ट्रपति थे जॉन टाइलर 1841 में, और ये अपने चरम पर पहुंचा एब्राहम लिंकन के समय 1861 में। मतलब लिंकन के टाइम पे ये सबसे ज्यादा था। हाँ, सिविल वॉर के दौरान उन्हें वफादार लोगों की जरूरत थी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। जेम्स ए गारफील्ड का 1880 का एक किस्सा है। हाँ। उन्होंने कहा था कि नौकरी चाहने वाले भूखे लोग उन पर ऐसे इंतजार में पड़े रहते हैं जैसे गिद्ध किसी घायल भैंसे का इंतजार करते हैं। Hungry office seekers lying in wait for him like vultures for a wounded bison. बाप रे, मतलब दबाव बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। और इसी भ्रष्टाचार ने सुधार आंदोलन को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द गुड, अच्छों द्वारा सरकार, 1881 से 1905 तक। हाँ, सुना है कि 64 बार बिल लाने की कोशिश हुई स्पॉइल सिस्टम को खत्म करने के लिए, पर वो फेल हो गए। सही। लेकिन 1881 में जब प्रेसिडेंट गाफिल की हत्या एक निराश नौकरी चाहने वाले ने कर दी, ओह हाँ, तब कांग्रेस का मन बदला। और फिर आया ऐतिहासिक सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1883, जिसे पेंडल्टन एक्ट भी कहते हैं। पेंडल्टन एक्ट 1883, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने क्या किया? इसने एक बाईपार्टिसन सिविल सर्विस कमीशन बनाया और एक नॉन पार्टिसन फेडरल सर्विस का लक्ष्य रखा, मतलब सरकारी नौकरी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हो। पर क्या ये शुरू में सब पर लागू हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो सिर्फ 10%, 10% से कुछ ज्यादा संघीय कर्मचारियों पर ही लागू था। अच्छा, सिर्फ 10%? हाँ, लेकिन बाद के राष्ट्रपतियों ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कार्यकारी आदेशों से इसे मजबूत किया। जैसे 1896 1896 में नियम आया कि राजनीतिक या धार्मिक कारणों से किसी को हटाया नहीं जा सकता। फिर 1897 में ड्यू प्रोसेस का प्रावधान आया। इस पेंडल्टन एक्ट की कुछ लॉन्ग लास्टिंग लेगेसीज भी रही हैं ना? हाँ, कई थी। एक तो ये ब्रिटिश सिस्टम से प्रभावित था, पर इसमें अमेरिकी खासियतें थीं। जैसे ये कहा गया कि परीक्षाएं
प्रैक्टिकल इन कैरेक्टर होनी चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। हाँ, इसी से पोजीशन क्लासिफिकेशन का आधार बना। लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा ये भी हुआ कि सिस्टम में एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म और एंटी प्रोफेशनलिज्म की झलक आ गई। हाँ, सिविल सेवा और विश्वविद्यालयों में गहरा नाता था। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। 1905 में सिविल सर्विस कमीशन ने खुद माना कि सबसे बड़ी कमी ये है कि महत्वाकांक्षी पढ़े लिखे युवाओं के लिए मौके कम हैं। द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्बिशियस, वेल एजुकेटेड यंग मेन। और उच्च स्तरीय प्रशासकों का कोई स्थायी कैडर भी नहीं बना यूरोप की तरह। नतीजा, वॉशिंगटन में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की भरमार हो गई, जो अक्सर करियरिस्ट्स यानी स्थायी अधिकारियों से कम अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक और पॉइंट था रिवॉल्विंग डोर्स का, वो कैसे जुड़ा है? ब्रिटिश सिस्टम में नियम था कि आप सिर्फ सबसे निचले ग्रेड पर ही सिविल सेवा में आ सकते हैं। अमेरिका ने ये छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि लोग ऊंचे पदों पर सीधे आ सकते थे और फिर प्राइवेट सेक्टर में जा सकते थे, जिससे भविष्य में भ्रष्टाचार वाले रिवॉल्विंग डोर्स की गुंजाइश बन गई। अच्छा, अब बात करते हैं गुडनेस बनाम बैडनेस की। ये सिविल सर्विस रूल से जुड़ा है। हाँ, सिविल सर्विस रूल 1 1907 में थियोडोर रोजवेल्ट लाए। इसने करीब 70% फंगी कर्मचारियों को राजनीतिक अभियानों में हिस्सा लेने और चंदा मांगने से रोक दिया। फिर हैच एक्ट आया 1939 में। हाँ, उसने इन सुधारों को और मजबूत किया। 1940 में इसे राज्य और स्थानीय कर्मचारियों तक भी बढ़ाया गया अगर उनकी सैलरी संघीय फंड से आती हो। उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। कई राज्यों ने अपने लिटिल हैच एक्ट्स भी बनाए, करीब 36 राज्यों ने। लेकिन इसमें हाल में कुछ ढील दी गई है। हाँ, 1993 के हैच एक्ट रिफॉर्म अमेंडमेंट्स ने संघीय कर्मचारियों को अभियानों में भाग लेने की इजाजत दे दी, पर चुनाव लड़ने या ड्यूटी पर राजनीतिक गतिविधि करने की नहीं। और 2012 के मॉडर्नाइजेशन एक्ट्स ने राज्य स्थानीय कर्मचारियों के लिए चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटा दी अगर उनका विभाग सिर्फ आंशिक रूप से संघीय वित्त पोषित हो। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला था? हाँ, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक समर्थन के आधार पर किसी को निकालना या पदावनत करना असंवैधानिक है। आमतौर पर सिविल सर्विस कमीशंस इन नीतियों को लागू करते थे। तो ये तो हुआ एवोल्यूशन, विकास। अब आते हैं सिविल सर्विस सिस्टम पर। इसका मूल क्या है? मेरिट का मतलब क्या है यहाँ? मेरिट सिस्टम का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो पोजीशन पर जोर देता है। ये मानता है कि पदों को निष्पक्ष रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी फेयरनेस इज क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के रूप में निष्पक्षता। हाँ, इक्विटी या समान काम के लिए समान वेतन, ये एचआर मैनेजर्स का मुख्य मूल्य है। लेकिन ये लाइन एडमिनिस्ट्रेटर्स की सोच से अलग हो सकता है। बिल्कुल, लाइन एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पेमेंट हो। एचआर वाले नियमों और वर्गीकरण पर जोर देते हैं। टकराव होता है। और भर्ती और पदोन्नति कैसे होती है? वो मेरिट पर आधारित होती है, जो टेस्ट स्कोर से तय होती है। राजनीति, जातीयता, लिंग, इन सब को दबाया जाता है। इसके लिए एक मजबूत एचआर ऑफिस चाहिए। हाँ, मेरिट प्रिंसिपल की मांग है कि एक केंद्रीकृत, संप्रभु और मजबूत एचआर कार्यालय हो जो सरकार से अलग हो। एजेंसियां सिर्फ उन्हीं लोगों को चुन सकती हैं जिनकी लिस्ट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अप्रूव की हो, जैसे 3 कैंडिडेट रूल। 3 कैंडिडेट रूल? हाँ, मतलब टॉप 3 स्कोर वालों में से चुनना। तर्क ये है कि अगर एचआर स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होगा तो सरकार पक्षपाती और भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर्स रूल। हाँ, दिक्कत ये हुई कि नियम बनाने और लागू करने का जुनून सवार हो गया। मैंने बताया था ना, 1990s तक ओपीएम के पास 7,000 पन्नों के नियम थे। 7,000 पन्ने? हाँ, नतीजा ये हुआ कि नियमों का पालन करना ही मुख्य फोकस बन गया। Compliance with regulations had become the central focus. असल काम शायद पीछे रह गया। और मेरिट का मतलब भी वक्त के साथ धुंधला हो गया? हाँ, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की घटनाओं ने मेरिट प्रिंसिपल्स के अर्थ को काफी जटिल बना दिया है। अब बात करते हैं पब्लिक ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की। एक पेशे के तौर पे कितने लोग हैं इसमें? सरकार में करीब 60,000 से ज्यादा एचआर प्रबंधक और विशेषज्ञ हैं। ये कुल पब्लिक वर्कफोर्स का लगभग 16% है। और इनका प्रोफाइल कैसा है? इनमें 40% से ज्यादा महिलाएं हैं, 90% से ज्यादा कॉलेज ग्रेजुएट।
वे अपनी नौकरी से काफ़ी संतुष्ट है, वेतन कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा ही है और इसे लॉन्ग टर्म करियर मानते हैं। इनके मुख्य काम क्या हैं? ड्यूटीज? लिस्ट लंबी है। भर्ती और नियुक्ति, रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, लाभ प्रशासन, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, वेतन प्रशासन, पे एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर नीति विकास, एचआर पॉलिसी डेवलपमेंट, पद वर्गीकरण, पोजीशन क्लासिफिकेशन, प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, शिकायत निवारण, ग्रीवियंस प्रोसेसिंग, प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, संघर्ष मध्यस्थता, कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन, विविधता प्रबंधन, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट और सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ये कहा गया है कि इनकी खुशी का असर पूरी एजेंसी के मनोबल पर पड़ता है। बिल्कुल, अगर एचआर वाले खुश और प्रेरित होंगे तो उसका सकारात्मक असर पूरी संस्था पर पड़ सकता है। अब आते हैं भर्ती और नियुक्ति पर, रिक्रूटिंग एंड हायरिंग। क्या यहाँ सुधार की जरूरत है? बहुत जरूरत है। एक सर्वे में पाया गया कि 60% युवाओं से कभी पूछा ही नहीं गया कि क्या वे सरकार में काम करना चाहेंगे। ओह, मतलब सरकार खुद ही नहीं पहुंच रही है युवाओं तक। लगता तो यही है। फेडरल स्तर पर भी मुद्दे हैं। जॉब अनाउंसमेंट्स की क्वालिटी खराब है। 53% को पूर्ण यानी खराब पाया गया। और जानकारी भी पूरी नहीं होती। हाँ, 44% सुपरवाइजरी पदों के लिए पूरी जानकारी नहीं दी जाती। नतीजा, अच्छे उम्मीदवार शायद अप्लाई ही न करें। डिस्करेज पोटेंशियल एप्लीकेंट्स। कोई सफलता का उदाहरण है? हाँ, पीस कॉर्प्स ने अपनी प्रक्रिया को सरल बनाया तो आवेदनों में 70% की बढ़ोतरी हुई। 70%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अब जमीनी स्तर यानी राज्य और स्थानीय स्तर पर भर्ती की बात करते हैं। ग्रास रूट्स रिक्रूटिंग। यहाँ 90% से ज़्यादा अधिकारी भर्ती और प्रतिधारण रिटेंशन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तरीके की अपनाते हैं। ऑनलाइन जॉब एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन नौकरी विज्ञापन सबसे सफल है 84%। फिर सरकारी वेबसाइट्स 51% और सोशल मीडिया 28%। मतलब अच्छी वेबसाइट है तो ज्यादा आवेदन आएंगे। सुधार क्या हुए हैं? कई राज्यों ने भर्ती का डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण किया है। 22 राज्य या साझा जिम्मेदारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी 18 राज्य अपनाई हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रक्रियाएं अभी भी जटिल हैं। ऐसा करीब 40% राज्य एजेंसी प्रमुख मानते हैं। और एक्टिव रिक्रूटिंग भी होती है? हाँ, अल्पसंख्यक और महिला संगठनों से संपर्क करना, रोजगार एजेंसियों, यूनियनों, पेशेवर संगठनों तक पहुंचना, इंटर्नशिप्स का इस्तेमाल करना, ये सब होता है, जिसने एक अजीब सी पॉलिसी को खत्म किया। लेकिन बड़ी चुनौती है योग्य उम्मीदवारों की कमी। एप्लीकेंट पूल्स में योग्य लोग कम हैं, ऐसा 40% संघीय प्रबंधक मानते हैं, जबकि नौकरियों के लिए स्किल्स की जरूरत बढ़ रही है। और वो अनअसेंबल्ड एग्जामिनेशन वाली बात। हाँ, ज्यादातर एजेंसियां इसी पर निर्भर हो गईं। ये क्या है? इसमें उम्मीदवार खुद अपनी शिक्षा और अनुभव बताते हैं। इसे नौकरी के प्रदर्शन का सबसे कम प्रभावी उपलब्ध भविष्यवक्ता माना गया है। मतलब ये भरोसेमंद नहीं है? ज्यादा नहीं। और फिर 2002 का चीफ ह्यूमन कैपिटल ऑफिसर्स एक्ट आया। इसने एजेंसियों को इजाजत दे दी कि वे चाहें तो टेस्ट स्कोर को नजरअंदाज करके अपनी रैंकिंग बना लें। पर रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि जब प्रबंधक टेस्ट रिजल्ट्स को ओवररूल करते हैं तो संगठन को अक्सर व्यवस्थित रूप से बदतर नियुक्तियां या सिस्टमैटिकली एंड अप विद वर्स हायर्स मिलती हैं। तो क्या वॉशिंगटन अच्छी तरह से नियुक्तियां करता है? डज वॉशिंगटन हायर वेल? बाहर से आए अधिकारियों की राय मिलीजुली है। करीब 29% या 29% बाहरी नियुक्त कार्यकारी मानते हैं कि संघीय पर्यवेक्षक बेहतर है। 21% या 21% मानते हैं कि सहकर्मी बेहतर है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का क्या? पहले 5 साल के बाद एम्प्लॉय एंगेजमेंट में 12% अंकों की गिरावट दिखी गई है। ये सवाल उठता है कि अमेरिका का जो सबसे पुराना वर्कफोर्स है वो कितना एंगेज्ड है। कौन ज्वाइन करता है और कौन नहीं? हु जॉइन्स एंड हु डजंट। राज्य स्तर पर देखा गया कि जो प्रशासक प्राइवेट कंपनियों से आते हैं उन्होंने अक्सर वहां कम लोगों को सुपरवाइज किया होता है और उनका सरकारी नौकरी में आना एक तरह से प्रमोशन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर उन लोगों को आकर्षित करता है जिनका कॉर्पोरेट करियर रुक गया है? ये एक सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि फेडरल लेवल पर सिर्फ 3% उच्च स्तरीय और 4% एंट्री लेवल बाहरी नियुक्त इंडिपेंडेंट सेक्टर यानी नॉन प्रॉफिट वगैरह से आते हैं।
अब आते हैं क्लासिफिकेशन एंड रेटिंग पर। पोजीशन क्लासिफिकेशन तो मेरिट सिस्टम का आधार है। फेडरल सिस्टम में क्या है? मुख्य सिस्टम है जनरल शेड्यूल जीएस। लेकिन और भी हैं, जैसे ब्लू कॉलर के लिए अलग, पोस्टल सर्विस का अलग, और करीब 20 एजेंसियां अपनी अलग प्रणाली चलाती हैं। और राज्यों में क्लासिफाइंग एट द ग्रास रूट्स, जमीनी स्तर पर वर्गीकरण। सभी राज्यों में पद वर्गीकरण प्रणाली है। कुछ ने डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत किया है 8 राज्य, या साझा जिम्मेदारी है 8 राज्य। फेडरल परफॉर्मेंस रेटिंग की बात करते हैं, नतीजा क्या है? 4 मुख्य प्रणालियां हैं। नतीजे चौंकाने वाले हैं। 39% को फुली सक्सेसफुल, पूरी तरह से सफल रेट किया गया। 33% को आउटस्टैंडिंग, उत्कृष्ट, और 27% को एक्सीड्स फुली सक्सेसफुल, पूरी तरह से सफल से अधिक। और नीचे वाले? सिर्फ 0.3% मिनिमली सक्सेसफुल, न्यूनतम सफल, और 0.1% अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य। मतलब 99% से ज्यादा लोग सफल या उससे बेहतर हैं। हाँ, और ये कई सालों से चल रहा है। मतलब या तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या रेटिंग सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है। हल्का व्यंग्य लगता तो वही है। अब आते हैं पेइंग एंड ट्रेनिंग पर। फेडरल पे से शुरू करते हैं। कर्मचारी संतुष्टि ठीक ठाक है, करीब 2/3 संतुष्ट हैं। एक विश्लेषण कहता है कि 44% संघीय कर्मचारी आर्थिक रूप से फल फूल रहे हैं, जबकि बाकी अमेरिकी कर्मचारियों में ये आंकड़ा 34% है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन का क्या? वो बहुत कम है, राज्य या स्थानीय सरकार के बराबर के पदों जितना भी नहीं। सोचिए, राज्य विश्वविद्यालय के अध्यक्ष या बड़े शहर के मैनेजर की सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा हो सकती है। और प्राइवेट सेक्टर से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। गूगल सीईओ का वेतन 100 मिलियन से ज्यादा हो सकता है, जबकि HHS सेक्रेटरी का करीब $204,000। बाप रे, 100 मिलियन और $204,000। हाँ, 1990 में फेडरल एम्प्लॉइज पे कंपैरेबिलिटी एक्ट आया था, जिसका मकसद जीएस वेतन को स्थानीय लेबर मार्केट से जोड़ना था, पर ये पूरी तरह हो नहीं पाया। अब ग्रास रूट्स पे की बात करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो पब्लिक सेक्टर का वेतन प्राइवेट से ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी वजह है उच्च शिक्षा वाली नौकरियां, जोखिम वाली नौकरियां और ज्यादा यूनियनाइजेशन। अगर समान नौकरियों की तुलना करें तो तस्वीर बदल जाती है। राज्य कर्मचारी औसतन 11% कम कमाते हैं, कुल मुआवजा, बेनिफिट्स वगैरह मिलाकर करीब 7% कम। स्थानीय कर्मचारी औसतन 12% कम कमाते हैं और कुल मुआवजा 7% से ज्यादा कम है। किन राज्यों में वेतन ज्यादा है? जहां बेरोजगारी ज्यादा है और पब्लिक यूनियनें मजबूत हैं। हैरानी की बात यह है कि राज्य का बजट बड़ा होना या वेतन देने की आर्थिक क्षमता होना ज्यादा वेतन से जुड़ा हुआ नहीं पाया गया। और जैसे जैसे पद ऊंचा होता है, हायरार्की इफेक्ट, पदानुक्रम प्रभाव, वैसे वैसे वेतन का अंतर बढ़ता जाता है। एक स्टडी में 43 पदों का विश्लेषण किया गया। 95% उच्च वेतन वाली प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में पब्लिक सेक्टर का वेतन कम था। अब आते हैं ट्रेनिंग पर। फेडरल ट्रेनिंग, करियर विकास और प्रशिक्षण एम्प्लॉय एंगेजमेंट का सबसे मजबूत ड्राइवर, स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर माना जाता है। पर खर्च कितना होता है? बजट का सिर्फ 1.3%, और जब भी बजट कटता है सबसे पहले ट्रेनिंग पर ही गाज गिरती है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का उदाहरण दिया गया है, जो सिर्फ 1% खर्च करता है। ये तो बहुत कम है ना? करीब आधे संघीय कर्मचारी महसूस करते हैं कि उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है, और सिर्फ 53% संतुष्ट हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये 62% है। राज्यों में क्या स्थिति है? स्टेट ट्रेनिंग, राज्य प्रशिक्षण? राज्य औसतन पेरोल का 1.3% से ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ राज्य तो 5% तक भी। प्रति कर्मचारी खर्च पिछले 3 सालों में लगभग 2 गुना हुआ है। लेकिन चुनौती वही है, बजट कटौती वाली। हाँ, बजट कटता है तो ट्रेनिंग बजट सबसे पहले खत्म होता है। ज्यादातर ट्रेनिंग विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है और राज्य अधिकारी उन्हें अच्छी रेटिंग देते हैं। अब एक अलग विषय पर आते हैं, सपोर्टिंग ब्रेवरी यानी विसल ब्लोइंग। हाँ, इसके लिए कई कानून हैं। फॉल्स क्लेम्स एक्ट, नोफिया एक्ट ऑफ 2002, अमेरिकन रिकवरी एंड रीइन्वेस्टमेंट एक्ट ऑफ 2009, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एनहांसमेंट एक्ट ऑफ 2012 और नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ऑफ 2013।
टैक्स विसल ब्लोइंग के लिए भी कुछ है? हाँ, टैक्स रिलीफ एंड हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2006। IRS को हर साल करीब 500 टिप्स मिलती हैं, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। 66% दावे 3-4 साल पुराने हैं। IRS कहता है संसाधन कम है, आलोचक कहते हैं इच्छा शक्ति नहीं है। फिर भी 4 सालों में करीब 2 बिलियन वसूल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें दखल रहा है। अपनी आधिकारिक ड्यूटी के हिस्से के रूप में कुछ कहता है तो उसे फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत विसल ब्लोअर सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये तो विसल ब्लोअर्स के लिए बड़ा झटका हुआ होगा। बिल्कुल, इससे विसल ब्लोअर सुरक्षा काफी कमजोर हुई। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। आम धारणा क्या है? आम धारणा यही है कि सरकारी नौकरी बहुत सुरक्षित होती है। 58% अमेरिकी मानते हैं कि सरकारी नौकरी में बेहतर सुरक्षा है, सिर्फ 13% मानते हैं कि बिजनेस में। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सरकारी कर्मचारियों का औसत कार्यकाल 7.7 साल है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 3.6 साल। पब्लिक सेक्टर में कार्यकाल बढ़ा है, प्राइवेट में स्थिर रहा है। लेकिन क्या ज्यादा सुरक्षा का मतलब कम प्रोडक्टिविटी है? ये एक मिथक है। सरकारी अध्ययनों के अनुसार ज्यादा नौकरी सुरक्षा असल में उच्च उत्पादकता से जुड़ी है, और जहां सुरक्षा कम भी है वहां भी मैनेजर कम प्रदर्शन करने वालों को कोई बहुत तेजी से नहीं निकालते हैं। टैलेंट रिटेनिंग, प्रतिभा बनाए रखना भी एक मुद्दा है। हाँ, खासकर फेडरल स्तर पर। वैसे तो सिर्फ 1% छोड़ने की सोचते हैं, पर छोड़ते कम ही हैं। लेकिन जो 1980 के बाद जन्मे कर्मचारी हैं, जो वर्कफोर्स का 16% है, वो जल्दी छोड़ते हैं। उनका औसत कार्यकाल 4 साल से भी कम है। और फेडरल एग्जीक्यूटिव्स का क्या? करीब 40% को बाहर से अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। 26% छोड़ने का इरादा रखते हैं, पर असल में 10% से कम ही छोड़ते हैं। लेकिन यह 10% भी काफी ज्यादा है टॉप लेवल के लिए। अब आते हैं एक चिंताजनक ट्रेंड पर, सिविल सर्विस स्लिपेज, खासकर फेडरल सिस्टम का कमजोर होना। हाँ, केंद्रीय नियंत्रण में कमी आई है। 1994 में OPM ने 10,000 पन्नों का फेडरल पर्सनल मैनुअल हटा दिया। उसकी जगह वेब आधारित गाइड आई जो 10वें हिस्से जितनी थी। 10,000 पन्ने हटा दिए? हाँ। फिर 1996 में OPM ने 650 डेलीगेटेड एग्जामिनिंग यूनिट्स बनाई, मतलब भर्ती का काम एजेंसियों को सौंप दिया गया। OPM के स्टाफ में भी कटौती हुई? बिल्कुल। 1990s में OPM ने लगभग आधे कर्मचारी हटा दिए, और 1991 से 1998 तक सभी संघीय एजेंसियों में कार्मिक प्रोफेशनल्स में 5वें हिस्से की कटौती हुई। 2000 के दशक में क्या बदलाव आए? 2002 का चीफ ह्यूमन कैपिटल ऑफिसर्स एक्ट आया। इसमें CHCOs की नियुक्ति की और OPM को डायरेक्ट हायर अथॉरिटी देने का अधिकार दिया। मतलब अगर कर्मचारियों की कमी हो या आपात स्थिति हो तो नियमों को नजरअंदाज करके सीधी भर्ती की जा सकती है। हालांकि ये कुल भर्तियों का सिर्फ 2% होता है। और एजेंसियों ने भी डिसेंट्रलाइजेशन किया। हाँ, सभी एजेंसियां अब कुछ ह्यूमन कैपिटल एक्टिविटीज के लिए ऑल्टरनेटिव सर्विस डिलीवरी का इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब काम आउटसोर्स कर रही हैं या दूसरे तरीके अपना रही हैं। तो क्या OPM अब अपमानित और नष्ट हो चुका है? OPM डिस्ड एंड डिस्ट्रॉयड। स्थिति अच्छी नहीं है। जनरल स्केड्यूल GS का दायरा सिकुड़ गया है। 1983 में 98% कर्मचारी इसके तहत आते थे, आज सिर्फ 78%। मतलब लगभग आधे नागरिक कर्मचारी अब सिविल सर्विस सिस्टम के कुछ कानूनों से मुक्त हैं। HR वालों की इज्जत भी कम हुई है, ऐसा लगता है। 19% CHCOs नहीं मानते कि उनका नेतृत्व उन्हें ट्रस्टेड बिजनेस एडवाइजर समझता है, और करीब 80% संघीय CEO सोचते हैं कि HR में बहुत कम प्रगति हुई है। HR को अक्सर रूल पुलिस या डिपार्टमेंट ऑफ नो समझा जाता है। GAO ने भी कुछ कहा है? हाँ, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, सरकारी जवाबदेही कार्यालय ने 2001 में स्ट्रेटेजिक ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, रणनीतिक मानव पूंजी प्रबंधन को अपनी उच्च जोखिम सूची हाई रिस्क लिस्ट में डाला था, और वो आज भी वहीं है। ये 32 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में से 18 में सीधे तौर पर जुड़ा है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि मानक सरकारी मानव पूंजी नीतियां और प्रक्रियाएं न तो मानक है और न ही सरकारी। Standard government-wide human capital policies and processes are neither standard nor government-wide. सिस्टम बिखर रहा है। अब राज्यों में सुधारों की बात करते हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म इन द स्टेट्स, राज्यों में सिविल सेवा सुधार, क्या ये क्रांतिकारी रहे हैं? काफी हद तक हाँ। सहस्राब्दी के अंत तक राज्य प्रशासक
कठोर, धीमी और बोझिल प्रणालियों में फंसे हुए थे। और पर्सनल राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता होता है। सुधार की लहर कब शुरू हुई? जॉर्जिया ने 1996 में पहल की। उसके बाद 47 राज्यों ने भर्ती का विकेंद्रीकरण किया। 16 राज्यों ने तो कुछ कार्मिक सेवाओं को प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स भी कर दिया। एट विल एम्प्लॉयमेंट भी आया। हाँ, ये बड़ा बदलाव था। 31 राज्यों में नौकरी की सुरक्षा कम हुई और 28 ने एट विल एम्प्लॉयमेंट अपना लिया। मतलब कर्मचारी अपने सुपरवाइजर की मर्जी पर काम करते हैं, उन्हें बिना कारण बताए भी निकाला जा सकता है। किन राज्यों ने इसे ज्यादा अपनाया? एरिजोना, कोलोराडो, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, टेनेसी और टेक्सास जैसे राज्यों ने तो सिविल सेवा को लगभग खत्म ही कर दिया है। इन सुधारों के पीछे क्या कारण थे? कमजोर यूनियनें, रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण, उच्च प्रशासनिक और विधायी व्यावसायिकता, कम बेरोजगारी और प्रचुर संसाधन। जहां पार्टियों को चुनावों में भारी बहुमत मिला, इलेक्ट्रली डोमिनेंट मेजॉरिटीज, वहां सुधार ज्यादा हुए। जहां बहुमत कमजोर था, वीकर मेजॉरिटीज, वहां कम। क्या इससे मेरिट सिस्टम की स्थिति पर असर पड़ा? हाँ, बिल्कुल पड़ा। कार्मिक एजेंसी प्रमुख जो सीधे गवर्नर को रिपोर्ट करते थे, उनकी संख्या 39 1983 में से घटकर 2 दशक बाद 20 रह गई। आधे से भी कम राज्यों में एचआर निदेशक कैबिनेट का हिस्सा है। हालांकि जॉर्जिया के सुधारों की तारीफ भी हुई। उन्हें संभवतः देश में सर्वश्रेष्ठ, लाइकली द बेस्ट इन द कंट्री कहा गया। इन सुधारों का कोई फायदा हुआ? हाँ, विकेंद्रीकरण से सीनियर लाइन मैनेजर्स और मानव पूंजी अधिकारियों के बीच सकारात्मक संबंध बने, जिससे एचआर का प्रभाव और प्रदर्शन बढ़ा। क्या पैट्रोनेज यानी भाई भतीजावाद वापस आ गया? चिंता तो थी, पर ऐसा हुआ नहीं। संरक्षणवाद पर आधारित भर्ती सामान्य स्तर पर जारी है। पैट्रोनेज हायरिंग अपीयर्स टू प्रोसीड अलोंग टिपिकल लेवल्स, मतलब कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। तो एक तरह से मॉडेस्ट प्रपोजल ही था ये। सुधारों का एक दुखद नतीजा ये रहा कि एचआर निदेशकों और पूरे सार्वजनिक मानव पूंजी उद्यम को अक्सर किनारे कर दिया गया। और संघीय स्तर पर इसका क्या असर हुआ? संघीय एजेंसियों में मनोबल गिर रहा है और संभवतः ये एचआर प्रबंधन की गिरावट से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण सिस्टम पर, कलेक्टिव सिस्टम, यानी लेबर या यूनियन। हाँ, पब्लिक सेक्टर में इनका दायरा बहुत बड़ा है। यूनियन डेंसिटी पब्लिक सेक्टर में 35% से ज्यादा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 7% से भी कम। कहाँ सबसे ज्यादा है? लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार में सबसे ज्यादा है, 42%। और व्यवसायों की बात करें तो शिक्षा, प्रशिक्षण, पुस्तकालय 35% और सुरक्षात्मक सेवाओं, प्रोटेक्टिव सर्विसेज 35% में सबसे ज्यादा यूनियन सदस्य हैं। संख्या के लिहाज से कितने सदस्य हैं? करीब 7.2 मिलियन पब्लिक सेक्टर सदस्य हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के 7.6 मिलियन के लगभग बराबर है। सदस्य कौन है? 51% महिलाएं हैं। 1/3 से ज्यादा अश्वेत, एशियाई या हिस्पैनिक हैं। राज्य सरकारों में 33%, स्थानीय सरकारों में 40% और संघीय सरकार में 27% कवरेज है। इन यूनियनों का मूल्य क्या है? यूनियन वैल्यू? यहाँ एक विरोधाभास है। कलेक्टिव सिस्टम, सामूहिक प्रणाली का बाकी पब्लिक पर्सनल प्रणालियों से टकराव होता है। कैसे? बाकी सिस्टम राज्य की संप्रभुता और व्यक्तिगत कर्मचारी के प्रदर्शन पर जोर देते हैं, जबकि कलेक्टिव सिस्टम राज्य की संप्रभुता को चुनौती देती है और सभी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर देती है। 1968 में 7th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला दिया था कि कर्मचारियों को संगठित होने से रोकना असंवैधानिक है। एक दिलचस्प बात है, फायरिंग द बॉस को बर्खास्त करना। ये क्या है? पब्लिक यूनियनें अपने निर्वाचित मालिकों यानी नेताओं के साथ बातचीत करती हैं और वे चुनावों के जरिए इन मालिकों को धमकी दे सकती हैं या प्रभावी रूप से निकाल भी सकती हैं। मतलब यूनियनें नेताओं को चुनाव हरवा सकती हैं? बिल्कुल। एक अधिकारी ने कहा था, आप जल्दी ही सीख जाते हैं कि आप इन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। You learned pretty quickly that you don't want to upset these guys. AFSCME जैसी यूनियनें संघीय चुनावों में बड़े खर्च करने वालों में से हैं। इनकी राजनीतिक शक्ति कितनी है? वोट दिलाने की क्षमता में शायद प्राइवेट सेक्टर यूनियनें ज्यादा मजबूत हों, लेकिन स्थानीय स्तर पर पब्लिक यूनियनें ज्यादा सफल हैं। वे वोटिंग 4-12%, 4-12% तक बढ़ा सकती हैं। वे सहानुभूति रखने वाले गैर कर्मचारी वोटरों को भी प्रभावित कर सकती हैं। अब आते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी पर। गव बार्गेनिंग, सरकारों के साथ सौदेबाजी।
कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है कि कर्मचारी और नियोक्ता के प्रतिनिधि मिलकर काम करने की शर्तों और स्थितियों पर नीतियां बनाते हैं। इसका ट्रेंड क्या रहा है? कलेक्टिव बार्गेनिंग समझौते के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों की संख्या 1979 में पीक पर थी, फिर 47%, 47% गिर गई। 2009 में पहली बार पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा कवर कर्मचारी थे, लेकिन 2013 तक पुराना पैटर्न लौट आया। पब्लिक कर्मचारियों में कवरेज कहाँ ज्यादा है? 59% स्थानीय स्तर पर, 27% राज्य स्तर पर, 8% संघीय नागरिक कर्मचारी और 6% डाक कर्मचारी। फेडरल बार्गेनिंग की कहानी क्या है? शुरुआत में काफी संघर्ष रहा 20th सेंचुरी के ज्यादातर समय तक। फिर 1962 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 10988 आया, जिसने कुछ शर्तों पर बातचीत की इजाजत दी। और कानून कब बना? 1978 में फेडरल सर्विस लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस रिफॉर्म स्टैट्यूट ने बातचीत के अधिकार को कानून बना दिया। इसमें उतार चढ़ाव भी आए हैं। हाँ, राष्ट्रपतियों के साथ नीतियां बदली। क्लिंटन के ईओ 12871 1993 ने दायरा बढ़ाया, बुश के ईओ 13203 2001 ने उसे रद्द किया और प्रबंधन का पक्ष लिया। ओबामा के ईओ 13522 2009 ने फिर से 1993 की नीतियों जैसी वापसी की। और ग्रास रूट्स बार्गेनिंग, जमीनी स्तर पर सौदेबाजी? इसके लिए कोई संघीय कानून नहीं है। कांग्रेस ने कभी राज्य स्थानीय सरकारों के लिए कानून नहीं बनाया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? न्यूयॉर्क सिटी ने 1958 में पहली बार बड़े स्थानीय स्तर पर इसे अपनाया। विस्कॉन्सिन 1959 में पहला राज्य बना जिसने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए कानून बनाया। लेकिन विस्कॉन्सिन में हाल में बड़ा उलटफेर हुआ। हाँ, 2011 में वहाँ बातचीत करने वाले कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी आई। राइट टू वर्क कानून आया। 4 साल में राज्य के यूनियन सदस्यों में 40% से ज्यादा की कमी आई। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अभी क्या स्थिति है? 34 राज्य और डीसी में कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी अनिवार्य है। 11 राज्यों में इसकी अनुमति है और 5 राज्यों में प्रतिबंधित है। हालांकि इनमें से 3 में मीट एंड कन्फर यानी मिलकर बात करने की जरूरत है। पे एंड स्ट्राइक्स, क्या पब्लिक सेक्टर में हड़तालें हो सकती हैं? जमीनी स्तर पर 13 राज्य हड़ताल के अधिकार की रक्षा करते हैं, जिनमें 11 में शिक्षक भी शामिल हैं, लेकिन प्रतिबंध भी हैं, खासकर पब्लिक सेफ्टी कर्मचारियों पर रोक होती है। पहले हड़तालें ज्यादा होती थी। हाँ, 1960s और 70s के दशक में राज्य स्थानीय स्तर पर हड़तालों में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। एक यूनियन अधिकारी का कोट है, ये सरकार की समस्या है। रवैया काफी आक्रामक था। क्या कोर्ट से भी चुनौतियां मिली हैं? कोर्ट चैलेंजेस, न्यायालय की चुनौतियां? हाँ, यूनियन बनाने के अधिकार को लेकर तो मिली हैं, जैसा हमने पहले बात की। हाल के वर्षों में जेनिस वर्सेस AFSCME 2018-2018 जैसे केस आए हैं, जिन्होंने यूनियनों के लिए फीस वसूलना मुश्किल बना दिया है, जिससे उनकी शक्ति कम हुई है। तो कुल मिला के आर यूनियंस गुड और बैड? क्या यूनियनें अच्छी हैं या बुरी? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। वे कर्मचारियों के वेतन और अधिकारों के लिए लड़ती हैं, लेकिन कभी-कभी उन पर सिस्टम को धीमा करने या जरूरत से ज्यादा मांग करने का आरोप भी लगता है। ये एक जटिल मुद्दा है। ठीक है, अब अगले सिस्टम पे चलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स राजनीतिक कार्यकारी वो नियुक्त सार्वजनिक अधिकारी होते हैं जिनका कोई टेन्योर नहीं होता और जिनके पास महत्वपूर्ण नीति निर्माण शक्तियां होती हैं। ये राष्ट्रपति या गवर्नर के साथ आते जाते हैं। वॉशिंगटन में इनकी संख्या कितनी है, एग्जीक्यूटिव्स इन डीसी? बहुत ज्यादा, करीब 9000 संघीय पद राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ खत्म होते हैं। इनमें से करीब 4100 पद पॉलिटिकल माने जाते हैं, जिनके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति या नामांकन करते हैं। 4100? हाँ, ये तो बहुत है। हाँ। 1960 के बाद से इसमें 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। तुलना करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में ऐसे पद सिर्फ 100 के आसपास है। सेनेट कॉन्फर्मेशन कितने पदों के लिए जरूरी है? आर्टिकल 2 सेक्शन 2 के तहत करीब 1212 पदों के लिए। 1933 में ये सिर्फ 71 थे। और ये नियुक्ति प्रक्रिया कैसी है? इसे ब्रोकन कहा गया है। पुष्टि में लगने वाला समय 1980 में 4 महीने से कम था, जो 2010 तक बढ़कर लगभग 11 महीने हो गया। 11 महीने?
क्यों? आधी से ज्यादा देरी नौकरशाही और दोहराव की वजह से होती है। सीनेट ने 2004 में सुधारों को खारिज कर दिया था। 2013 में साधारण बहुमत से पुष्टि का नियम अपनाया गया। फिर भी 2015 में टॉप 379 पदों में से 1/4 यानी 103 खाली थे। ये सबसे कम गैर सैन्य पुष्टियों में से था। आवेदन प्रक्रिया भी खराब है। हाँ, कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों को हतोत्साहित करती है और विफलताओं का झरना नियुक्ति प्रक्रिया में निहित है। एक और ट्रेंड देखा गया है, लाइज ऑफ द व्हाइट हाउस लॉयल्टी टेस्ट। व्हाइट हाउस वफादारी परीक्षण का उदय। हाँ, 1960 1960s तक नियुक्तियां ज्यादातर विभाग या एजेंसी प्रमुख तय करते थे। व्हाइट हाउस का दखल कम था। अगर सेक्रेटरी और व्हाइट हाउस में असहमति होती तो सेक्रेटरी की बात मानी जाती थी। लेकिन 70s के दशक से ये बदला। हाँ, व्हाइट हाउस का दखल बढ़ने लगा। नतीजा, नियुक्ति होने वाले अधिकारियों के विचार प्रशासन की पार्टी और विचारधारा से ज्यादा मिलने लगे। लॉयल्टी ज्यादा जरूरी हो गई। ये अच्छा है या बुरा? तर्क ये है कि निर्वाचित चीफ एग्जीक्यूटिव का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन चुनौती ये है कि सिर्फ वफादारों को नियुक्त करने से योग्यता पीछे छूट सकती है। एक पूर्व राष्ट्रपति के कार्मिक सहायक ने कहा था, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आप कमजोर पड़ सकते हैं। It's an awfully difficult job. If you try to do too much, you may be diluted. बुश व्हाइट हाउस का उदाहरण दिया गया है। हाँ। वहां कहा गया कि महत्वपूर्ण नीति चर्चाएं दुर्लभ थीं, राजनीतिक विचारों से प्रभावित थीं। Substantive policy discussions were rare, trumped by political considerations. वफादारी की मांग इतनी ज्यादा थी कि वो योग्यता की संभावना के लिए एक सीधी चुनौती बन गई। Constituted a direct challenge to the possibility of competence. इसका असर नौकरशाही पर क्या पड़ा? 2000 से 2007 तक जिन कर्मचारियों ने महसूस किया कि उन पर राजनीतिक गतिविधि के लिए दबाव डाला जा रहा है, उनकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई। हरिकेन कैटरीना 2005 का उदाहरण भी है। हाँ, उसने इस प्रणाली की क्षमता को उजागर कर दिया। प्रशासन की छवि गड़बड़ करने वाले प्रशासन की बन गई। पीयू सर्वे में राष्ट्रपति से जुड़ा सबसे आम शब्द था इनकॉम्पिटेंट, अक्षम। फेमा का राजनीतिकरण हुआ था। हाँ, फेमा फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति राजनीतिक थी और उनमें अनुभव की कमी थी। एक पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ने सवाल उठाया था, जब आपके पास कॉमर्स जैसा विभाग है तो आप फेमा का राजनीतिकरण क्यों करेंगे? Why politicize FEMA when you've got commerce? मतलब फेमा जैसी एजेंसी में तो योग्यता होनी चाहिए थी। बुश की अनुमोदन रेटिंग पर भी असर पड़ा। हाँ, उनकी रेटिंग गैलप पोल के इतिहास में सबसे कम में से एक थी। तो ये जो 50 साल का राजनीतिकरण रहा, मोटे तौर पे 1964 से 2016। क्या ये नियुक्त अधिकारी जनता के प्रति उदासीन हो गए हैं? An uncaring elite? आंकड़े कुछ ऐसा ही दिखाते हैं। जिन नियुक्त अधिकारियों ने कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने, accomplishing important public objectives से संतुष्टि मिलती है, उनका प्रतिशत 50 सालों में 3/5 से ज्यादा गिरकर सिर्फ 15%, 15% रह गया। सिर्फ 15%? हाँ, और उनके कार्यकाल को प्रभावित करने वाले 17 कारकों में रिसोर्सेज सबसे कम महत्वपूर्ण है। लीस्ट इम्पोर्टेंट। अब तुलना करते हैं कैरियरिस्ट वर्सेस पॉलिटिकल अपॉइंटीज। कैरियरिस्ट बनाम राजनीतिक नियुक्तिकर्ता, प्रदर्शन में कौन बेहतर है? शोध स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैरियरिस्ट यानी स्थायी अनुभवी अधिकारी पॉलिटिकल अपॉइंटीज यानी राजनीतिक नियुक्तिकर्ताओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्यों? जो कैरियरिस्ट नौकरी छोड़कर गए, उन्होंने अपने तत्काल सुपरवाइजरों की अक्षमता, इनकॉम्पिटेंस, आधों ने बनाम 1/3 पॉलिटिकल अपॉइंटीज ने, और नैतिक चिंताओं, एथिकल कंसर्न्स 46% बनाम 30% का हवाला दिया। ट्रेनिंग में भी फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। पॉलिटिकल अपॉइंटीज को योग्यता प्रणाली के सिद्धांतों और निषिद्ध कार्मिक प्रथाओं पर नए संघीय सुपरवाइजरों की तुलना में आधी ट्रेनिंग मिलती है। 5 में से 1/5 एजेंसी में तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिलती। तो कई पॉलिटिकल अपॉइंटीज छोड़ क्यों देते हैं? लोक प्रशासन की कठिनाई के कारण। उन्हें समझ आता है कि आसान काम नहीं है और उन पर वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन भी लागू नहीं होता। तो क्या ये एक फेल्ड एलीट है? लाइज रेयरली मेक ऑप्टिमल अपॉइंटीज। एजेंडा पूरा करना प्रशासकों का काम है, पक्षपातपूर्ण हैक्स का नहीं। कर्मचारी मनोबल और उत्पादकता पर क्या असर होता है? जितने ज्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटीज,
उतना ही कम कर्मचारी मनोबल और उत्पादकता। एक स्टडी के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति कर्मचारी के प्रदर्शन को 0.002 कम करता है। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर जनरल्स भी राजनीतिकरण से प्रभावित हो सकते हैं। कैरियर एग्जीक्यूटिव्स पर क्या असर पड़ा है? वे ज्यादा नियमबद्ध, लिपिकीय और एकांत प्रिय हो गए हैं। तकनीकी कौशल पर ज्यादा जोर है, नेतृत्व पर कम। नतीजा, बिना कार्यकारी क्षमता के भी पदोन्नति हो सकती है। क्या ऐसे प्रशासक अब नहीं रहे जो निस्वार्थ भाव से काम करते थे? केन बर्न्स की एक डॉक्यूमेंट्री है, अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ विचार। उसमें उन संघीय प्रशासनिक नायकों का जिक्र है जिन्होंने नेशनल पार्क सिस्टम, राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली बनाई। सवाल उठता है कि क्या वो निस्वार्थ साहसी वर्ग आज भी मौजूद है? अब जमीनी स्तर पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं। राज्य और स्थानीय स्तर पर यहाँ ट्रेंड थोड़ा अलग है। राजनीतिकरण कम हुआ है और व्यावसायिकता बढ़ी है। राजनीतिकरण कैसे कम हुआ? पासिंग ऑफ पॉलिटाइजेशन, राजनीतिकरण का गुजरना। इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल रहा है। 1976 के बाद से कोर्ट ने संरक्षण आधारित नियुक्तियों को कम करने वाले फैसले दिए हैं। राज्यों में रूटन बनाम इलिनॉइस रिपब्लिकन पार्टी केस 1990, कोर्ट ने ज्यादातर गवर्नर द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में पार्टी संबद्धता पर रोक लगा दी। इलिनॉइस के गवर्नर ने कहा था, ये राजनीति को सिर के बल खड़ा कर देता है, टर्न्स पॉलिटिक्स ऑन इट्स हेड। कई राज्यों ने रूटिन के बाद कदम उठाए। और स्थानीय स्तर पर वहाँ ये ट्रेंड और भी स्पष्ट है। और प्रोफेशनलिज्म कैसे बढ़ी है? राइज ऑफ प्रोफेशनलिज्म। राज्य एजेंसी प्रमुखों की शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है। 1964 में 2/3 से भी कम ग्रेजुएट थे। आज 95% ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और वे करियर के प्रति भी प्रतिबद्ध है। हाँ, उनका औसत अनुभव 18 साल सरकार में और 13 साल उसी एजेंसी में है। लेकिन वे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को लेकर चिंतित हैं। सिर्फ 4% राज्य कैरियर प्रशासक मानते हैं कि ज्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटीज प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। 80% असहमत हैं। स्थानीय स्तर पर भी व्यावसायिकता बढ़ी है? हाँ, वहाँ कार्यकारी प्रतिभा पूल विकसित करने में रुचि बढ़ी है। तो क्या अनुभव ज्यादा जरूरी है या सेक्टर? निजी बनाम सार्वजनिक, एक्सपीरियंस वर्सेस सेक्टर। अनुभव बनाम क्षेत्र। एक मिथक है कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज अपने विविध अनुभवों के कारण बेहतर प्रशासन करते हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है। 242 संघीय ब्यूरो प्रमुखों के विश्लेषण में पाया गया कि राजनीतिक रूप से नियुक्त प्रमुखों को व्यवस्थित रूप से कम मैनेजमेंट ग्रेड मिले। क्यों? क्योंकि कैरियर प्रमुखों के पास दोगुना संघीय अनुभव था, जो प्रदर्शन से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। अनुभव। हाँ, दूसरे शोध भी यही दिखाते हैं। बड़े शहर के मेयरों का लंबा कार्यकाल बेहतर शहर विकास, कानून प्रवर्तन और सामाजिक सेवाओं से जुड़ा है। नगरपालिका बजट अधिकारियों का लंबा कार्यकाल ज्यादा कुशल धन प्रबंधन से जुड़ा है। क्या अनुभव शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है? हाँ, संघीय करियरवादियों और स्ट्रॉन्ग मेयर, मजबूत मेयर वाले शहरों में मेयरों के लिए भी अनुभव शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण पाया गया। कार्यकाल की लंबाई भी मायने रखती है। टर्नओवर एंड टाइम मैटर। कार्यकाल और समय का महत्व। बिल्कुल। संघीय राजनीतिक कार्यकारियों का कार्यकाल बहुत छोटा होता है और ये एजेंसी की उपलब्धि को कमजोर करता है। सैकड़ों सार्वजनिक संगठनों के विश्लेषण में पाया गया कि उच्च टर्नओवर दर प्रदर्शन से नकारात्मक रूप से संबंधित थी। बड़ी पहलों पर क्या असर होता है? अगर कार्यकारी का कार्यकाल छोटा हो तो बड़ी पहले लगभग निश्चित तौर पर विफल हो जाती है। बड़े बदलावों को पूरी तरह लागू होने में 5 साल लग सकते हैं। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने भी कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने चेतावनी दी थी कि छोटा कार्यकाल सरकार के प्रशासन में अपमानजनक और विनाशकारी अस्थिरता, disgraceful and ruinous mutability in the administration of government का कारण बनेगा। चलिए अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड पब्लिक प्रोफेशनल सिस्टम्स की। प्रोफेशन, पेशा क्या है? एक पहचान योग्य और विशेष व्यवसाय जिसके लिए आमतौर पर 4 साल की कॉलेज शिक्षा चाहिए और जो लोगों को आजीवन करियर देता है। यहाँ नई वैल्यू क्या है? व्यक्ति और उसके करियर का प्रबंधन। पोजीशन से ज्यादा व्यक्ति पर फोकस। इसका दायरा कितना बड़ा है? स्कोप, दायरा। 1955 के आसपास से पब्लिक सेक्टर में विशेष प्रोफेशनल्स का अनुपात नाटकीय रूप से बढ़ा है। आंकड़े क्या कहते हैं? 56% से ज्यादा पब्लिक सेक्टर कर्मचारी प्रबंधन,
पेशेवर और संबंधित क्षेत्रों में है। प्राइवेट सेक्टर में ये सिर्फ 38% है। ये कहाँ ज्यादा है? राज्य सरकारों में 63%, स्थानीय में 55%, संघीय में 49%। पब्लिक मैनेजर्स तो इस श्रेणी का सिर्फ 8% है। राजस्थानीय में शिक्षक, प्रशिक्षक, लाइब्रेरियन प्रमुख हैं। इन पेशेवरों की समस्याएं क्या हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोफेशनल्स। उन्हें नौकरशाही पसंद नहीं है। वे इससे अपनी विशेषज्ञता के आज़ाद इस्तेमाल में बाधा मानते हैं। कुछ संघीय प्रोफेशनल्स जैसे वैज्ञानिक बाकी संघीय अधिकारियों से कम संतुष्ट हैं। कहा गया है कि पेशेवर स्पष्ट रूप से कुसमायोजित, मैनिफेस्टली मैल एडजस्टेड होते हैं नौकरशाही में। मतलब उन्हें सिस्टम रास नहीं आता। हाँ, जो पेशेवर पब्लिक सर्विस चुनते हैं उन्हें अक्सर राजनीति और नौकरशाही के प्रति अपनी अरुचि को दूर करना पड़ता है। अंदरूनी कलह भी होती है। हाँ, अलग अलग विशेषज्ञता वाले पेशेवरों के बीच लड़ाई उत्पादकता कम कर सकती है, जैसे शहर प्रबंधक और शहर के वकील के बीच। नियंत्रण का क्या मामला है? किसी एजेंसी के लिए उपलब्ध पेशेवर जितने दुर्लभ होंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वो एजेंसी की एचआर प्रणाली को नियंत्रित करेंगे। ओपीएम ने कई पेशेवर क्षेत्रों को अपने दायरे से एक्सेप्टेड, अपवादित कर दिया है, मतलब उन पर सामान्य नियम लागू नहीं होते। अब आते हैं प्रोफेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, व्यावसायिक लोक प्रशासन प्रणाली पर। ये विशिष्ट प्रणालियों के विपरीत है। ये प्रणाली राजनीति और नौकरशाही को सिर्फ सहन नहीं करती बल्कि अपनाती है। इसका केंद्रीय मूल्य है उच्च प्रदर्शन वाले सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठन। इसकी जड़ें कहाँ हैं? रूट्स एंड रिफॉर्म। जड़ें और सुधार, ये उन दो प्रणालियों में से एक है जिनका जिक्र पहले हुआ था, जो प्रदर्शन और परिणामों पर केंद्रित है। क्लास रिफॉर्म का क्या प्रस्ताव था? प्रस्ताव था कि राज्य स्थानीय सरकारों में हजारों पद वर्गीकरणों को घटाकर कुछ दर्जन कर दिया जाए। पर राज्यों ने क्या किया? राज्य औसतन 2000 वर्गीकरण बनाए रखते हैं। कैलिफोर्निया का उदाहरण मजेदार है। वहां 3666 वर्गीकरण थे। पियानो वादक के लिए अलग, कस्टोडियन, जैनिटर्स के कई प्रकार, यहाँ तक कि एक ऐसी एजेंसी के लिए भी विवरण था जो बंद हो चुकी थी। मतलब नियमों का जंजाल। बिल्कुल। लेकिन 1990s के मध्य तक राज्यों ने वर्गीकरणों में कटौती शुरू की। आज लगभग 1 दर्जन राज्य फुल स्केल ब्रॉडबैंडिंग या मिलती जुलती प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जहां कम और व्यापक वेतन बैंड होते हैं। अब एक बहुत ही कांटेदार मुद्दे पर आते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ, इसमें सबसे पहले है अप्रेजिंग एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का मूल्यांकन। हाँ, ये कितना आम है? बहुत आम। संघीय सरकार उन पर 49 राज्य और 80% से ज्यादा शहर काउंटी प्रदर्शन मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। हालांकि 22% टॉप शहर काउंटी मैनेजर्स का खुद का कोई रिव्यू नहीं होता। और ये महंगा भी है बहुत। संघीय सरकार का अनुमान है $600 मिलियन सालाना। एक बड़ी कंपनी का विश्लेषण था कि इसमें लगभग 2 मिलियन घंटे सालाना लगते हैं। इसे परफॉर्मेंस असेसमेंट का गड्ढा, पिट ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जरूरी तो है, फीडबैक उत्पादकता से जुड़ा है, लेकिन इससे असंतोष बहुत ज्यादा है। सरकार में तो इसे घृणित अनुष्ठान तक कहा गया है। बिजनेस में भी लगभग 5% कंपनियों ने इसे छोड़ दिया है। कारण क्या है इस असंतोष के? कई कारण है। रेटा बायस कहा जाता है कि रेटिंग रेटर के बारे में ज्यादा बताती है, रेट किए जाने वाले के बारे में कम। मानक अस्पष्ट होते हैं। नौकरी का विवरण खराब लिखा होता है। संघीय विवरण 1500 शब्दों से ज्यादा लंबे और समझने में मुश्किल हो सकते हैं। और दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण की कमी? हाँ, अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और संचार प्रक्रिया में त्रुटियां, और सबसे बड़ी बात प्रशिक्षण की कमी। 10 में से 3 से भी कम नए संघीय सुपरवाइजर्स को प्रदर्शन दस्तावेजीकरण पर ट्रेनिंग मिलती है। सिर्फ 5वें हिस्से को प्रदर्शन सुधार में मदद करने पर ट्रेनिंग मिलती है। सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? पहला, निरंतर संचार। मूल्यांकन करने वाले और जिसका मूल्यांकन हो रहा है उनके बीच लगातार बातचीत होनी चाहिए। इससे कर्मचारी जुड़ाव बढ़ता है, 77% बनाम 25%। और प्रशिक्षण?
मूल्यांकनकर्ताओं को नेतृत्व, प्रबंधन, संचार में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही हो, बाहरी स्वतंत्र तर्कसंगतता समीक्षा, इंडिपेंडेंट रीजनेबलनेस रिव्यूज हो। और समीक्षाएं निरंतर होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ साल में एक बार नहीं। वार्षिक समीक्षा एक सारांश दस्तावेज हो जिसे मैनेजर और कर्मचारी मिलकर बनाएं। एडोबी का उदाहरण दिया गया है, जिसने वार्षिक समीक्षा खत्म करके निरंतर प्रतिक्रिया और सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया और कर्मचारी संतुष्टि 97% तक पहुंच गई। तो क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल का भविष्य सुधर रहा है? कुछ संकेत हैं। 60% से ज्यादा संघीय प्रबंधक अब प्रदर्शन जानकारी का उपयोग कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए करते हैं। 70% संघीय कर्मचारी मानते हैं कि उनका मूल्यांकन उपयुक्त या निष्पक्ष है। ये 1986 में 55% था, तो सुधार तो है। अब आते हैं सबसे मुश्किल काम पर, हैंडलिंग इनकॉम्पिटेंस। अक्षमता से निपटना। फेडरल इनकॉम्पिटेंस की संख्या कितनी है ये पता नहीं। कर्मचारी कहते हैं कि 1/4 तक सहकर्मी बराबर नहीं है, नॉट अप टू पार। ये प्राइवेट सेक्टर जैसा ही है, लेकिन सुपरवाइजर सिर्फ 4% से भी कम को खराब मानते हैं। निकालने की दर क्या है? रिमूवल रेट, निष्कासन दर बहुत ही कम। हर साल 1% का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा वेतन वृद्धि से वंचित होता है, पदावनत होता है, स्वेच्छा से प्रदर्शन या कदाचार के कारण छोड़ता है या निकाला जाता है। 2 दशकों के डेटा बताते हैं कि सालाना 0.25%, 0.5% से भी कम लोग खराब प्रदर्शन के लिए निकाले जाते हैं। सिर्फ 0.5% से कम। हाँ, और इनमें से भी 40% से ज्यादा प्रोबेशनरी पीरियड, परिवीक्षा अवधि के दौरान निकाले जाते हैं। सिविल सेवा ने खुद माना है कि अपर्याप्त प्रदर्शन करने वालों को हटाना या पदावनत करना अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। रिमूविंग और डिमोटिंग इनएडिक्वेट परफॉर्मर्स स्टिल रिमेन्स रिलेटिवली रेयर। ये प्रणालीगत समस्या क्यों है? IRS का उदाहरण दिया गया है। 30 से ज़्यादा सालों से संघीय कर्मचारी मानते हैं कि खराब प्रदर्शन करने वालों से न निपट पाना सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। सिर्फ 28-29% मानते हैं कि कदम उठाए जाते हैं। 78% सोचते हैं कि प्रक्रिया इतनी बोझिल है कि खराब लोगों को निकालने का मन ही नहीं करता। सीनियर एग्जीक्यूटिव थोड़े अलग सोचते हैं। हाँ, वो थोड़े कटे हुए लगते हैं। 68% सोचते हैं कि कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जो बाहरी नियुक्त लोग आते हैं उनमें से 42% कहते हैं कि उनकी एजेंसियां पिछले नियोक्ता से बदतर हैं। सिर्फ 7% बेहतर कहते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस के बारे में क्या धारणा है? 40% से ज्यादा SES सदस्य सोचते हैं कि उनकी एजेंसियां खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपटती हैं, और जो 76% संघीय कार्मिक सोचते हैं कि SES में समस्या है, उनमें से 60% मानते हैं कि समस्या ये है कि यह खराब प्रदर्शन करने वालों से निपटने में विफल रहता है। Fails to deal with poor performers. राज्य और स्थानीय स्तर पर क्या स्थिति है? कोपिंग एट स्टेट एंड लोकल लेवल्स, राज्य और स्थानीय स्तर पर मुकाबला। चुनौतियां वहां भी हैं। 1/3 राज्य एजेंसी प्रमुख सोचते हैं कि नियम खराब प्रदर्शन करने वालों को अनुशासित करना या निकालना मुश्किल बनाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वे क्लासिफाइड एम्प्लॉइज को प्रदर्शन मुद्दों यानी परफॉर्मेंस इश्यूज के लिए औसतन 29 दिनों में और व्यवहारिक मुद्दों यानी बिहेवियरल इश्यूज के लिए 18 दिनों में निकाल देते हैं। अच्छा, ये तो संघीय स्तर से बहुत तेज है। हाँ, यहाँ तक कि जिन राज्यों में यूनियनें बहुत मजबूत हैं, वहाँ भी 1% से कम मैनेजरों को खराब प्रदर्शन करने वालों को निकालने में 6 महीने से ज्यादा लगते हैं। राज्य सरकारें सालाना लगभग 2% कर्मचारियों को खराब प्रदर्शन या व्यवहार के लिए निकालती हैं। और स्थानीय सरकारें? वो और भी प्रभावी हैं, सालाना 3% से ज्यादा को निकालती हैं। अब आते हैं पे एंड परफॉर्मेंस पर। क्या प्रदर्शन के लिए भुगतान काम करता है? इसके तरीके क्या हैं? मैकेनिज्म एक होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, कॉला, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, जो महंगाई के हिसाब से बढ़ता है। दूसरा है स्टेप इंक्रीज, जो अनुभव के साथ मिलता है। प्रदर्शन के लिए भुगतान पे फॉर परफॉर्मेंस इनसे अलग है। वॉशिंगटन में पेइंग परफॉर्मर्स का क्या इतिहास रहा है? 99% वाली रेटिंग याद है ना? वो बताती है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। हाँ,
1923 के क्लासिफिकेशन एक्ट से लेकर 1978 के सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट तक, जिसने प्रदर्शन के लिए भुगतान जरूरी तो किया, पर कैसे करें ये नहीं बताया। फिर 1984 का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिकग्निशन सिस्टम भी विफल रहा। अभी क्या स्थिति है? बोनसेस आम हैं। करीब 1.5 मिलियन कर्मचारी सालाना बोनस पाते हैं, लेकिन ये इतनी उदारता से दिए जाते हैं कि 99.6% योग्य कर्मचारियों को मिल जाते हैं। औसत बोनस भी $1,000 से कम है। मतलब इसका मोटिवेशनल इफेक्ट शायद कम ही हो। और प्रमोशन? टाइम इन ग्रेड नियम, जो एक ग्रेड में निश्चित समय बिताने की ज़रूरत बताता था, वो 2009 में ख़त्म हो गया। अब पदोन्नतियां भी रिकॉर्ड तोड़ उदारता से दी जा रही हैं। 2014 में पहली बार जीएस के आधे से ज़्यादा कर्मचारी टॉप 3 ग्रेड में थे। क्या इसका मतलब है कि गुणवत्ता बढ़ी है? पहले के विश्लेषण 1977 से 1993 ऐसा कहते थे, पर अब लगता है कि ये ग्रेड इन्फ्लेशन हो सकता है। राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए भुगतान का क्या? 2/3 से ज़्यादा राज्य इसका इस्तेमाल करते हैं, पर औसतन सिर्फ 3% कर्मचारी ही इसके दायरे में आते हैं। जिन राज्यों में सिविल सेवा सुधार के कठोर स्तर अपनाए गए, वहाँ भुगतान के लिए प्रदर्शन की प्रभावशीलता बढ़ी है। और स्थानीय स्तर पर? 7 में से 10 स्थानीय सरकारों में ऐसी योजनाएं हैं। सबसे बड़े काउंटियों में से लगभग आधे अक्सर प्रदर्शन के लिए भुगतान करते हैं। 62% टॉप शहर काउंटी प्रबंधक, जिनका रिव्यू होता है, कहते हैं कि उनका वेतन प्रदर्शन से जुड़ा है। तो क्या ये किया जाना चाहिए? शुड इट बी डन? प्रदर्शन भुगतान के खिलाफ क्या तर्क हैं? ज्यादातर विश्लेषण यही कहते हैं कि ये प्रदर्शन सुधारने का अपना वादा लगातार पूरा करने में विफल रहता है, कंसिस्टेंटली फेल्स टू डिलीवर। ये प्रतिकूल, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है और लगभग हमेशा छिपी हुई लागतें पैदा करता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हिडन कॉस्ट। क्या ये निम्न प्रदर्शन से जुड़ा हो सकता है? सबूत है कि हाँ। एक स्टडी ने पाया कि एक अच्छे प्रबंधक को पुरस्कार करने की क्षमता लगातार सरकारी प्रदर्शन को कम करती है। Ability to reward a good manager consistently lowers governmental performance। क्यों? क्योंकि ये मतभेद पैदा करता है, टीम वर्क को नुकसान पहुंचाता है। नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी क्षेत्र में वहाँ सीईओ का मुआवजा संगठन के आकार और बजट पर ज्यादा निर्भर करता है, प्रदर्शन पर कम। तो क्या ये किया जा सकता है? कैन इट बी डन? संस्थागत बाधाएं बहुत हैं। बजट की कमी, नौकरशाहों को बड़े बोनस देने पर जनता का विरोध, सरकार में ज्यादा पारदर्शिता। जब वेतन सबको पता हो तो इसका असर कम हो सकता है। गैर मौद्रिक प्रोत्साहन, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स बेहतर हो सकते हैं। हाँ, खासकर सहायक सार्वजनिक व्यवसायों जैसे नर्स, पहचान, सम्मान, अच्छा काम करने का माहौल, ये ज्यादा मायने रख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रदर्शन प्रबंधन की संभावनाएं क्या हैं? पीएम प्रोस्पेक्ट्स। पीएम संभावनाएं, चुनौतियां बहुत हैं। गलत मूल्यांकन, अक्षमता से निपटने में विफलता, प्रदर्शन के लिए भुगतान की समस्याएं, लेकिन कुछ आशा की किरणें भी हैं। जैसे संघीय स्तर पर 90% से ज्यादा टॉप कार्मिक अधिकारी सोचते हैं कि उनकी एजेंसियां संगठनात्मक लक्ष्यों को व्यक्तिगत प्रदर्शन से जोड़ने का अच्छा काम कर रही हैं। और एंक्विस्ट वर्सेस ओरेगॉन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, ये 2008 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने माना कि जब तक भेदभाव ना हो, 14th अमेंडमेंट 14वां संशोधन किसी राज्य कर्मचारी को निकाले जाने से नहीं रोकता, भले ही कारण मनमाना, प्रतिशोधी और दुर्भावनापूर्ण हो, आर्बिट्ररी, विंडिक्टिव एंड मैलिशियस क्यों ना हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सरकार को कर्मचारियों के बारे में व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव निर्णय लेने के लिए व्यापक विवेक, ब्रॉड डिस्क्रिशन है। ये अक्षम कर्मचारियों को निकालने की समस्या का 1/3 हल कर सकता है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल अच्छे कर्मचारियों को निकालने के लिए भी किया जा सकता है, जो शायद मैनेजमेंट को पसंद ना हो। ये एक दोधारी तलवार है। तो निष्कर्ष क्या है? इनक्विस्ट फैसले और प्रदर्शन प्रबंधन सीखने की धीमी प्रक्रिया के बीच कम से कम कुछ पब्लिक और नॉन प्रॉफिट कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार की संभावनाएं दिखती हैं, पर रास्ता लंबा है। चलिए अब आखिरी बड़े खंड पर आते हैं, डिफाइंग डिस्क्रिमिनेशन, सिविल राइट्स एंड अफर्मेटिव एक्शन। भेदभाव को धता बताना, नागरिक अधिकार और सकारात्मक कार्रवाई।
पहले परिभाषाएं समझ लेते हैं। सिविल राइट क्या है? जी। ये आश्वासन कि कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। और एफर्मेटिव एक्शन AA, सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई ज्यादा आक्रामक है। ये कहती है कि वंचित समूहों के योग्य सदस्यों को सक्रिय रूप से काम पर रखा जाए, पदोन्नत किया जाए और उनके स्वामित्व वाले व्यवसायों को सरकारी ठेके मिले। ये ग्लास सीलिंग जो ऊपर जाने से रोकती है, स्टिकी फ्लोर्स जो नीचे फंसाए रखती है और ग्लास वॉल्स जो कुछ खास क्षेत्रों में जाने से रोकती है, को खत्म करना चाहती है। तो मूल अंतर ये है कि AA प्रोएक्टिव है। हाँ, और ये मांग करती है कि संगठन समाज की जनसांख्यिकी को दर्शाएं। इसके कानून सिविल राइट्स जितने सुसंगत नहीं हैं। प्रोटेक्टेड क्लासेस कौन है? संघीय भेदभाव विरोधी कानून के तहत आने वाला कोई भी व्यक्ति EEOC के अनुसार। प्रोटेक्टेड क्लासेस के लिए सिविल राइट्स कैसे विकसित हुए? दौड़, धर्म, राष्ट्रीय मूल के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 8802 1941 में आया, जिसने संघीय ठेके वाले उद्योगों में भेदभाव पर रोक लगाई। बुजुर्गों के लिए एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1967, ये 40 या उससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की सुरक्षा करता है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगाता है। विकलांगों के लिए अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1990, अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1990, ये रोजगार और सार्वजनिक आवास में भेदभाव पर रोक लगाता है। संघीय सरकार इसमें अग्रणी रही है। उसके 14% से ज्यादा कर्मचारी विकलांग हैं। हालांकि ADA के तहत मुकदमे जीतने की दर कम है, 10%। अब बात करते हैं सेक्सुअल माइनॉरिटीज, यौन अल्पसंख्यकों, LGBT समुदाय की। कार्यबल में इनकी उपस्थिति है। कॉलेज शिक्षित समलैंगिक पुरुषों और लेस्बियन का 5 to 8% फेडरल, स्टेट, लोकल सरकारों में काम करता है और 16 to 22% इंडिपेंडेंट सेक्टर में। संघीय नीतियां क्या रही हैं? 1975 तक तो यौन अभिविन्यास पर विचार करना जरूरी था। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13087 1998 में भेदभाव से सुरक्षा मिली। ओबामा प्रशासन ने 2009 में समलैंगिक साथियों को लाभ दिए, 2013 में समलैंगिक जीवन साथियों को और 2014 में संघीय ठेकेदारों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाई। 100 से ज्यादा कार्यकारी कार्यवाहियां हुईं। कानून बेहतर होता है या कार्यकारी आदेश? शायद कानून बेहतर होता है। जिन राज्यों में कानून द्वारा प्रतिबंध था, वहां LGBT प्रतिनिधित्व ज्यादा पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सभी क्षेत्रों में समलैंगिक वैवाहिक लाभों को मान्यता दी। ओबरगेफेल बनाम हॉजेस 2015 में आया, जिसने इसे राष्ट्रव्यापी किया। संघीय कार्यबल में उनका अनुभव कैसा है? लगभग 3% LGBT के रूप में पहचान करते हैं। सुपरवाइजरी मैनेजरियल रैंकों में उनका प्रतिनिधित्व बराबर है। भेदभाव के आरोप बहुत कम हैं, 1%, लेकिन 3% ने भेदभाव देखा जरूर है। राज्य स्थानीय स्तर पर ज्यादातर राज्यों स्थानीय सरकारों में यौन अभिविन्यास को सिविल राइट्स पॉलिसी में शामिल करने के बाद आरोप कम हुए हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर लोगों को कुछ राज्यों में भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आकांसस, नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी के कानूनों के कारण। अब आते हैं अफर्मेटिव एक्शन पर प्रोटेक्टेड क्लासेस के लिए। इसकी शुरुआत प्रेसिडेंट लिंडन B. जॉनसन से जुड़ी है। दौड़, धर्म, राष्ट्रीय मूल के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11246 1965 में आया। इसी में पहली बार अफर्मेटिव एक्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ संघीय ठेके वाले संगठनों के लिए। सेटिसाइड्स क्या हैं और उन पर न्यायिक चुनौतियां क्या आईं? सेटिसाइड्स मतलब कुछ ठेके या सीटें आरक्षित करना। हाँ, अदालत कंस्ट्रक्टर बनाम पेना केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सेटिसाइड्स को स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, सख्त जांच के अधीन कर दिया। मतलब उन्हें सही ठहराने के लिए बहुत मजबूत कारण चाहिए। इसका नतीजा क्या हुआ? राष्ट्रपति क्लिंटन ने संख्यात्मक लक्ष्यों वाले सेटिसाइड्स को निलंबित कर दिया। परिणाम, श्वेत स्वामित्व वाले संगठनों के आवेदन 3 गुना ज्यादा सफल हुए और उन्हें 4 गुना ज्यादा डॉलर मिले। महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों को 21% कम ठेके मिले। राजस्थानीय स्तर पर सिटी ऑफ रिचमंड बनाम J.A. क्रॉसन को केस 1989 ने राजस्थानी सरकारों को डिस्पैरिटी स्टडीज करने पर मजबूर किया, ये दिखाने के लिए कि भेदभाव हुआ है तभी आरक्षण जरूरी है। क्या उन्होंने ऐसा किया? ज्यादातर अध्ययनों में गंभीर मूल्यांकन नहीं था, लेकिन कार्यक्रम जारी रहे। कहा गया, बातें की, चुपचाप चलने से इनकार कर दिया। टॉक्ड द टॉक, डिस्क्रीटली डिक्लाइंड टू वॉक द वॉक। संघीय प्रवर्तन कैसे होता है?
कांग्रेसनल स्तर पर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट ऑफ 1972 ने EEOC समान रोजगार अवसर आयोग की स्थापना की। एग्जीक्यूटिव स्तर पर EEOC मुख्य प्रवर्तक है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का ऑर्डर नंबर 4 संघीय ठेकेदारों के लिए योजनाएं और समय सारणी मांगता है। नियामक एजेंसियां भी भूमिका निभाती हैं। और जुडिशियल स्तर पर यहाँ डिस्पैरेट इम्पैक्ट का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ये पहली बार ग्रिग्स वर्सेस ड्यूक पावर कंपनी 1971 में आया। डिस्पैरेट इम्पैक्ट असमान प्रभाव क्या है? इसका मतलब है कि आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि नियोक्ता ने जानबूझकर भेदभाव किया। बस ये दिखाना काफी है कि उसकी नीतियों का किसी संरक्षित वर्ग पर असमान रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये लिंग, धर्म, जाति, राष्ट्रीय मूल, उम्र के मामलों में इस्तेमाल हुआ है। क्या ये हमेशा लागू होता है? वॉर्ड्सकीव पैकिंग कंपनी वर्सेस एंटोनियो 1989 में इसे पलटा गया था, लेकिन सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1991 में इसे फिर से बहाल कर दिया गया। रिची वर्सेस डिस्टेफेनो 2009 का केस भी महत्वपूर्ण था। हाँ, इसमें कोर्ट ने कहा कि सरकारें सिर्फ मुकदमों के डर से वैध परीक्षण परिणामों को खारिज करने के लिए डिस्पैरेट इम्पैक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मतलब अगर टेस्ट सही है तो आप उसके नतीजों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक सकते कि किसी समूह ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रिटेलिएशन प्रवर्तन क्या है? अगर कोई भेदभाव की शिकायत करता है और उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई होती है तो EEOC उसकी जांच करता है और जुर्माना लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इसका समर्थन किया। स्थानीय स्तर पर AA का क्या प्रभाव रहा? लोकल AA इम्पैक्ट। स्थानीय AA प्रभाव। शुरुआत में स्थानीय प्रबंधक हिचकिचा रहे थे, लेकिन 1970s के मध्य तक 80% से ज्यादा नगरपालिका AA योजनाएं सिटी मैनेजरों द्वारा ही शुरू की गई थीं। उन्होंने नेतृत्व संभाला। अब आते हैं सबसे विवादास्पद सवाल पर, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। चिंता ये है कि क्या एफर्मेटिव एक्शन, खासकर अगर उसमें कोटा या संख्यात्मक लक्ष्य हों, गैर संरक्षित वर्गों जैसे श्वेत पुरुषों के योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय करती हैं। इस पर कोर्ट के क्या फैसले रहे हैं? 2 बहुत महत्वपूर्ण केस हैं। पहला, रीजेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाई बाके 1978। बाके केस। हाँ। और दूसरा, यूनाइटेड स्टील वर्कर्स वी वेबर, यूनाइटेड स्टील वर्कर्स बनाम वेबर 1979, जिसे ब्लू कॉलर बाके भी कहा जाता है। इनमें कोर्ट ने क्या कहा? दोनों मामलों में कोर्ट ने मोटे तौर पर अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई को संवैधानिक कानूनी माना। कहा कि सख्त कोटा गलत है बाके में, लेकिन जाति को एडमिशन या भर्ती में एक कारक प्लस फैक्टर माना जा सकता है विविधता बढ़ाने के लिए। बाद के फैसले, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन विश्वविद्यालय के मामले 2003 ने विविधता के तर्क को और स्पष्ट किया। फिशर बनाम टेक्सास विश्वविद्यालय के 2 केस 2013 और 2016 ने फिर से कहा कि AA को सख्त जांच से गुजरना होगा। और शुएट बनाम BAMN 2014 में कोर्ट ने राज्यों को जनमत संग्रह के जरिए AA पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे दी। अब बात करते हैं टेस्ट वैलिडिटी की। ये AA से कैसे जुड़ा है? जुड़ा है क्योंकि अगर टेस्ट ही भेदभावपूर्ण है तो मेरिट का क्या मतलब? कोर्ट ने 2 तरह की वैधता पर ध्यान दिया है। नौकरी के लिए जरूरी कौशल मापने वाले टेस्ट की वैधता और कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने समझने की क्षमता मापने वाले टेस्ट की वैधता। नौकरी कौशल के लिए वैधता। ग्रिग्स वर्सेस ड्यूक पावर कंपनी 1971 वाला केस। फैसला, अगर आप ऐसी योग्यताओं के आधार पर भर्ती कर रहे हैं जो नौकरी के लिए जरूरी नहीं है तो ये भेदभावपूर्ण है, भले ही आपका इरादा न हो। इसका असर क्या हुआ? राज्य स्थानीय सरकारों ने तेजी से अपने टेस्ट्स को वैलिडेट करना शुरू किया। दर 44% से बढ़कर 87% हो गई। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट का क्या? ये टेस्ट तर्क, समस्या समाधान जैसी क्षमताएं मापते हैं। दिक्कत यह है कि इनमें कल्चरल बायस हो सकता है। कल्चरल बायस मतलब टेस्ट के सवाल बहुसंख्यक संस्कृति को दर्शाते हैं, जिससे अल्पसंख्यक संस्कृतियों के परीक्षार्थियों को नुकसान हो सकता है। अल्बमर्ले पेपर कंपनी बना मूडी 1975 में कोर्ट ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती टेस्ट अवैध है, भले ही इरादा ना हो। स्टेट ऑफ कनेक्टिकट वर्सेस एडेल, कनेक्टिकट राज्य बनाम एडेल 1982 में भी यही कहा गया, भले ही भेदभाव न हुआ हो। तो क्या यह टेस्ट अब अवैध हैं? नहीं,
कोर्ट की असलियत ये है कि अगर टेस्ट ठीक से विकसित और मान्य किया गया है और कट ऑफ स्कोर सही ढंग से सेट किए गए हैं तो ये कानूनी है, भले ही उसका डिस्पैरेट इम्पैक्ट हो। सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? संघीय स्तर पर 34 साल तक कोई प्रयोग करने योग्य टेस्ट ही नहीं था। 2015 में यूएसए हायर की घोषणा हुई, जो संज्ञानात्मक क्षमता के साथ अन्य गुण भी मापता है। राजस्थानीय स्तर पर वहाँ रेस नॉर्मिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ। मतलब अगर आप अल्पसंख्यक समूह से हैं तो आपके स्कोर में कुछ अंक जोड़ दिए जाते थे। रेस नॉर्मिंग, क्या ये कानूनी था? तर्क दिया गया कि ये वेटरन्स प्रेफरेंस जैसा है, जिसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस फीनी 1979 में सही ठहराया गया था, लेकिन कांग्रेस ने दखल दिया। कांग्रेस ने क्या किया? सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1991 ने रेस नॉर्मिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये भी कहा कि संरक्षित वर्गों के लिए वरीयता उपचार जरूरी हो सकता है। तो रेस नॉर्मिंग की जगह क्या आया? बैंडिंग। हाँ, 7th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स, 7वें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 2001-2001 में शिकागो फायर फाइटर्स लोकल 2 वी सिटी ऑफ शिकागो केस में कहा कि रेस नॉर्मिंग अवैध है पर बैंडिंग नहीं। बैंडिंग क्या है? इसमें टेस्ट स्कोर को ग्रुप्स या बैंड्स में बांट दिया जाता है, जैसे 90 to 100 इज इक्वल टू ए, 80 to 89 इज इक्वल टू बी। फिर आप किसी बैंड में से किसी को भी चुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिसका स्कोर 99 हो उसे 91 वाले से पहले चुने। इसका फायदा? ये बहुत करीबी स्कोर की समस्या को हल करता है, जो शायद असल काबिलियत में अंतर न दर्शाते हो, और ये विविधता बढ़ाने में मदद कर सकता है, जैसे जॉनसन वी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी केस में हुआ था। अभी कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट्स का कितना इस्तेमाल होता है? लगभग 5वें शहर काउंटी इनका इस्तेमाल करते हैं। 95% बड़े शहर भर्ती में इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं जेंडर इश्यूज पर। कार्यबल में महिलाओं की समानता का आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अनुमान है कि इससे वैश्विक जीडीपी 26% और अमेरिकी जीडीपी 25% बढ़ सकती है। लेकिन अमेरिकी पब्लिक वर्क प्लेस में चुनौतियां क्या हैं? महिलाएं अविवाहित या तलाकशुदा होने की ज्यादा संभावना रखती हैं। उनके बच्चे कम होते हैं और घरेलू जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। वेतन असमानता। हाँ, सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को कम वेतन मिलता है। इसका एक कारण ये है कि उन्हें कम अधिकार, अथॉरिटी वाले पद दिए जाते हैं। पेंशन जोखिम। ये दिलचस्प है। पाया गया है कि जिन सरकारी पेंशन योजनाओं में फंड सबसे कम है, उनमें अधिक महिला सक्रिय प्रतिभागी होना एक कारक है। शायद इसलिए क्योंकि महिलाएं ज्यादा जीती हैं या कम वेतन पाती हैं, ये स्पष्ट नहीं है। 3 नीतियां इस संबंध में महत्वपूर्ण है। पहली, कंपैरेबल वर्थ, तुलनात्मक मूल्य। इसका मतलब है समान कौशल, प्रयास, जिम्मेदारी और काम करने की स्थिति वाली नौकरियों के लिए समान वेतन, भले ही वो नौकरियां पारंपरिक रूप से पुरुषों या महिलाओं की मानी जाती हों। कितने राज्यों ने इसे अपनाया? 8 राज्यों ने कानून पारित किए। लागत कम थी, पेरोल का 1-4%, लेकिन कुछ नकारात्मक पक्ष भी देखे गए। वेज कंप्रेशन, निजी क्षेत्र के मुकाबले वेतन गिरना और पुरुषों का नौकरी छोड़ना। लगभग 10%, 10% शहरों और 12%, 12% काउंटियों ने इसे अपनाया। दूसरी नीति, सेक्सुअल हैरासमेंट की रोकथाम। परिभाषा है अवांछित यौन ध्यान जो काम में बाधा डाले या शत्रुतापूर्ण माहौल बनाए। मेरिटस सेविंग्स बैंक वी विंसन, मेरिटस सेविंग्स बैंक बनाम विंसन 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया। बाद के केसों फ्रैंकलिन, हैरिस, ऑनकेल, फाराघर ने सुरक्षा को और बढ़ाया। ये कितना आम है? बहुत आम। संघीय कार्यबल में 44% महिलाओं और 19% पुरुषों ने इसका अनुभव किया है। इसकी लागत संघीय सरकार को 327 मिलियन सालाना पड़ती है। नीतियां कितनी हैं? ज्यादातर प्राइवेट फर्मों, संघीय सरकार, कम से कम 2/3 राज्यों और लगभग 10 में से 9 स्थानीय सरकारों में नीतियां हैं। तीसरी नीति, फैमिली लीव। फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट ऑफ 1993, फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट ऑफ 1993 ये 12 तक का अवैतनिक अवकाश देता है परिवार या मेडिकल जरूरत के लिए। 6 राज्यों में पेड लीव भी है।
इसका इस्तेमाल कितना होता है? 16% योग्य कर्मचारियों ने इसका इस्तेमाल किया, औसतन 10 दिन के लिए। संघीय सरकार के पास दुनिया की सबसे उदार पेड लीव नीतियों में से एक है। सभी कर्मचारियों के लिए 6 हफ्ते तक पेड लीव। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अनुभवों की। एक्सपीरियंसेस ऑफ माइनॉरिटीज एंड वुमेन। अल्पसंख्यक और महिलाओं के अनुभव। रंगीन सार्वजनिक प्रशासकों का अनुभव कैसा है? धारणाएं सुधर रही हैं। संघीय सरकार में अल्पसंख्यक कर्मचारी सोचते हैं कि उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। एशियाई अमेरिकी सबसे ज्यादा नौकरी संतुष्टि दिखाते हैं। नस्ल के कारण नौकरी पदोन्नति, वेतन वृद्धि से इनकार किए जाने की धारणा अश्वेत हिस्पैनिक कर्मचारियों के लिए 15 सालों में काफी कम हुई है, अभी 9%, 9% प्रत्येक। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अश्वेत सार्वजनिक प्रशासक अभी भी महत्वपूर्ण भेदभाव का अनुभव करते हैं। श्वेत प्रबंधकों की तुलना में उनके पास कम अधिकार होते हैं और उच्च स्तर पर उन्नति की संभावना कम होती है। अश्वेत पुरुषों को अब कारण बताकर कम निकाला जाता है, लेकिन ले ऑफ यानी छटनी में उनका नंबर ज्यादा आता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ज्यादा सुधरी नहीं। महिला सार्वजनिक प्रशासकों, फीमेल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का अनुभव कैसा है? धारणाएं सकारात्मक हैं। संघीय नौकरी में महिलाएं पुरुषों की तुलना में मोर पॉजिटिव व्यूज रखती हैं। लिंग के कारण नौकरी पदोन्नति, वेतन वृद्धि से इनकार किए जाने की धारणा 15 सालों में 2% से ज्यादा घटी है, अभी 13%। भर्ती में राज्य सरकारें किसी भी अन्य नियोक्ता की तुलना में महिलाओं को ज्यादा तेजी से काम पर रखती हैं। प्रबंधकीय अंतर क्या है? महिलाएं सेवा अभिविन्यास में पुरुषों से आगे हैं, पर भावनात्मक आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास में पीछे। महिलाएं बेहतर याद रखती हैं, ज्यादा सहयोग करती हैं। महिला नेता ज्यादा पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक, समतावादी होती है, जबकि पुरुष ज्यादा निरंकुश, ऑटोक्रेटिक, डायरेक्टिव होते हैं। महिला नेताओं की नेतृत्व शैली ज्यादा परिवर्तनकारी होती है। प्रदर्शन में कौन बेहतर है? पुरुष शायद महिलाओं द्वारा सुपरवाइज किए जाने को पसंद ना करें, लेकिन महिला प्रशासक अच्छा प्रदर्शन करती हैं, शायद पुरुषों से भी बेहतर। कैसे? राष्ट्र के कार्यबल विधायिका में ज्यादा महिलाएं, कम भ्रष्टाचार। नागरिकों के साथ सीधे काम करने वाली ज्यादा महिलाएं, उच्च एजेंसी प्रदर्शन। महिला प्रशासकों को बोर्ड परिषदों से बेहतर प्रदर्शन मिलता है। महिलाएं समस्याओं की रिपोर्ट करने की ज्यादा संभावना रखती हैं। संघीय महिला प्रशासकों को आमतौर पर समान ग्रेड एजेंसियों में पुरुषों की तुलना में उच्च प्रदर्शन रेटिंग मिलती है। उनकी आत्मधारणा, सेल्फ परसेप्शन क्या है? टॉप महिला अधिकारी खुद को पुरुष सहयोगियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली मानती हैं। एक स्टडी ने कहा, टेस्टोस्टेरोन स्थिति की भविष्यवाणी नहीं करता। टेस्टोस्टेरोन डज नॉट प्रेडिक्ट स्टेटस। इन सब के खिलाफ बैकलैश भी हुई है। हाँ, अमेरिकी एक दूसरे को ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन पर कुछ प्रतिक्रिया हुई है। कुछ अजीब परिणाम भी हुए। हाँ, कुछ जगहों पर आर्मेनियाई अमेरिकियों, एपेलाचियन मूल के लोगों, पुर्तगाली अमेरिकियों के लिए वरीयता दी गई। मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग का केस, नर्ड्स का केस। सैन फ्रांसिस्को में पुलिस अधिकारी ने मूल अमेरिकी होने का दावा किया। लॉस एंजलिस में जातीय समीक्षा समितियां बनी। ये दिखाता है कि सिस्टम का दुरुपयोग भी हो सकता है। क्या ए से कलंक जुड़ता है? 27% जनता सोचती है कि हाँ, ए अल्पसंख्यकों को कलंकित करती है। अश्वेतों में 37%, 37% बनाम गोरों में 26%, 26%। एक प्रयोग में पाया गया कि जब समान प्रदर्शन वाली महिला प्रबंधकों को अफर्मेटिव एक्शन हायर्स बताया गया, तो उन्हें कम सक्षम माना गया और कम वेतन वृद्धि दी गई। लेकिन अश्वेतों का वो अनुपात जो मानते हैं कि वॉशिंगटन को उनकी स्थिति सुधारनी चाहिए, 1970 से 1992 तक लगभग आधा हो गया। क्या जमीनी स्तर पर विद्रोह हुआ है? हाँ, कैलिफोर्निया प्रोपोजिशंस 209 1996 ने राज्य में जाति लिंग आधारित वरीयताओं पर रोक लगा दी। 8 अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया। इसका नतीजा? प्रोपोजिशन 209 के बाद महिलाओं और अल्पसंख्यकों के रोजगार में तेजी से गिरावट आई। तो क्या ए रक्षणीय है? ए इज डिफेंसिबल। पहला सवाल, क्या ये गैर अमेरिकी है? नहीं। इतिहास देखें तो कुछ समूहों को लाभ देना अमेरिकी नीति रही है, जैसे वेटरन्स प्रेफरेंस, वयोवृद्ध वरीयता, जरूरत आधारित ऋण छात्रवृत्ति, छोटे व्यवसायों के लिए सेट असाइड्स।
विडंबना ये है कि वेटरन्स प्रेफरेंस वयोवृद्ध वरीयता से महिलाओं को नुकसान होता है क्योंकि ज्यादातर वेटरन पुरुष होते हैं। दूसरी आलोचना द पीपल वर्सेस पर्सन प्रॉब्लम, लोग बनाम व्यक्ति समस्या। आलोचना ये है कि एए वंचित समूहों में उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो पहले से ही बेहतर स्थिति में हैं और गैर वंचित समूहों के वंचित व्यक्तियों को लाभ से वंचित करती है। इसका प्रतिवाद क्या है? प्रतिवाद ये है कि ये मानना कि एक अच्छी नीति सिर्फ इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, अजीब है। ये मान लेना कि हमारे पास सबका निष्पक्ष मूल्यांकन करने का कोई आदर्श तरीका है, एक तार्किक भ्रम है। एक लेखक ने कहा, जो अश्वेत व्यक्ति आगे बढ़ता है शायद तार्किक रूप से उस स्थान का हकदार ना हो, लेकिन जो श्वेत व्यक्ति वो स्थान खोता है वो भी उसका हकदार नहीं है। मतलब सिस्टम पूरी तरह निष्पक्ष कभी नहीं होता। क्या विविधता वांछनीय है? Is diversity desirable? हाँ, शोध स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये वांछनीय है। ये परिसरों और कार्यस्थलों में विविधता को बढ़ावा देती है। पब्लिक सेक्टर में क्या लाभ है? चित निकायों में कम विभाजन संघर्ष, नगर पालिकाओं के टॉप मैनेजमेंट में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन अगर टीम वर्क अच्छा हो, कर्मचारियों द्वारा माहौल को ज्यादा समावेशी मानना, भेदभाव का कम स्तर, ज्यादा सार्वजनिक जवाबदेही, सरकार में ज्यादा विश्वास, सहयोग, अनुपालन, नीतिगत परिणाम जो प्रतिनिधित्व वाले समूहों को लाभान्वित करते हैं, और निष्क्रिय रूप से प्रतिनिधित्व वाली नौकरशाही स्वयं परिणामों में सुधार कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बाजार हिस्सेदारी, ग्राहक, बिक्री, लाभ, व्यक्तिगत विकास के लाभ, छात्रों में बेहतर प्रतिधारण दर, ग्रेड, आत्मविश्वास, यहाँ तक कि उच्च तकनीक की सफलता का एक संकेतक है बड़ा समलैंगिक समुदाय का होना। लेकिन एक शर्त है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, विविधता प्रबंधन। हाँ, लाभ अपने आप नहीं मिलते। लाभ तभी मिलते हैं जब विविधता का अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाता है। जरूरतें क्या है? पहचान विविधता को संज्ञानात्मक विविधता से जोड़ना, विविधता प्रासंगिक हो, विविध समूहों के लोग साथ मिले, लोग समान रूप से भाग ले। अच्छी तरह से प्रबंधित पहचान विविधता लाभ उत्पन्न करती है। अमेरिकी सरकारें इसे कैसे मैनेज कर रही हैं? संघीय कर्मचारियों के भेदभाव की शिकायतें समय के साथ कम हुई हैं। जिन एजेंसियों में नस्लीय विविधता ज्यादा है, वहां कर्मचारी संगठनात्मक प्रभावशीलता को कम आंकते हैं, लेकिन जहां वे मानते हैं कि विविधता का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता है, वे प्रभावशीलता को ज्यादा आंकते हैं। और उम्रदराज प्रशासक विविधता का प्रबंधन युवा लोगों से बेहतर करते हैं। अब आते हैं प्रभाव के मापन पर। मेजरिंग इम्पैक्ट, प्रभाव का मापन। समग्र प्रभाव क्या रहा है? ज्यादातर शोध ए का सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, खासकर शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर। बढ़ती, समान वेतन, भेदभाव उन्मूलन जैसे अन्य लक्ष्यों पर असर कम महत्वपूर्ण रहा है। पब्लिक नॉन प्रॉफिट सेक्टर में यहाँ प्रभाव विशेष रूप से स्वस्थ रहा है। फेडरल रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। GAO की 87%, 87% AA सिफारिशें लागू हुई। ओबामा ने पहली बार आधे से ज्यादा 54% टॉप पदों पर अल्पसंख्यकों महिलाओं को नियुक्त किया। शिक्षा का प्रभाव, महिला संघीय प्रशासकों की शिक्षा में वृद्धि हुई है, पुरुष प्रशासकों में थोड़ी गिरावट आई। वेतन समानता, पे इक्विटी, संघीय लिंग वेतन अंतर 30% से घटकर 13% हो गया है। वरिष्ठ अधिकारियों में तो सिर्फ 1% है। SES में महिलाएं पुरुषों से लगभग $500 ज्यादा कमाती हैं। स्टेट रिकॉर्ड, प्रभावशाली प्रगति, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। विभाग प्रमुखों में महिलाएं 1987 में 14% थी, आज 31% है। लोकल रिकॉर्ड, प्रभावशाली प्रगति, इसे लिंग समानता की दिशा में सबसे बड़ी प्रगति कहा गया है, लेकिन टॉप पदों पर महिलाएं अभी भी कम है, सिर्फ 20%। 20% शहर काउंटी चीफ नियुक्त कार्यकारी महिलाएं हैं, जबकि MPA डिग्री धारकों में 60% महिलाएं हैं। कारण, नियुक्त करने वाले परिषद सदस्य, आयुक्त ज्यादातर पुरुष होते हैं। तो क्या पब्लिक सेक्टर ज्यादा प्रगतिशील है? हाँ, अल्पसंख्यक और महिलाएं पब्लिक सेक्टर को ज्यादा स्वागत योग्य पाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तुलना में तेजी से प्रवेश करते हैं और सरकारी नौकरी की सिफारिश करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। महिलाएं ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में सबसे सफल रही हैं। वेतन अंतर प्राइवेट सेक्टर से कम है,
संघीय एजेंसियां कॉर्पोरेट समकक्षों के बराबर या आगे हैं। राज्य स्थानीय सरकारें प्राइवेट सेक्टर से काफी बेहतर कर रही हैं। इंडिपेंडेंट सेक्टर, स्वतंत्र क्षेत्र यानी नॉन प्रॉफिट का क्या? महिलाएं 1980s से ये सेक्टर अत्यधिक महिला, ओवरवेलमिंगली फीमेल हो गया है। 75% फुल टाइम कर्मचारी, 90% प्रशासक महिलाएं हैं, 43% बोर्ड सदस्य महिलाएं हैं, 52% सीईओ श्वेत महिलाएं हैं। सीईओ बनने की संभावना कब ज्यादा होती है? जब बजट छोटा हो, संगठन नया हो और बोर्ड में महिलाएं ज्यादा हों। मुद्दे क्या हैं? महिला सीईओ 6 to 23% कम कमाती हैं। ये पहले 21 to 47% था, तो सुधार तो है, पर अंतर अभी भी है और ये असमानता नीचे तक जाती है। जैसे महिला फंडरेजर 1/4 कम कमाती हैं। ये तब भी है जब महिलाएं धर्मार्थ निर्णय लेने में ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। निष्कर्ष? तीसरा क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के बराबर है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में शहर, काउंटी सरकारों को छोड़कर, लेकिन लिंग वेतन अंतर को पाटने में सरकारों से बहुत पीछे है। प्राइवेट सेक्टर से तुलना करें तो? अ वर्ड ऑन पर्सपेक्टिव। परिप्रेक्ष्य पर एक शब्द। अल्पसंख्यक सीईओ फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 5%। 5%। पब्लिक नॉन प्रॉफिट में ये 5 to 17% है। महिला सीईओ? फॉर्च्यून 500 में 4%। 4%। पब्लिक नॉन प्रॉफिट में 20 to 52%। इतना बड़ा अंतर क्यों? महिलाएं शायद कटथ्रोट संगठनों से दूर रहती हैं। नौकरी पर रखने के बाद मोह भंग हो जाता है, कम मेंटोर्स मिलते हैं, उनकी आकांक्षाएं कम हो जाती हैं, करियर से नाखुश रहती हैं, उन्नति की संभावना 15%, 15% कम होती है। तो क्या समाधान जनसांख्यिकी में है? डेमोग्राफिक सॉल्यूशंस? क्या एए ही सब बदलावों के लिए जिम्मेदार है? शायद नहीं, केवल 16%, 16% जनता ही सीधे तौर पर एए से प्रभावित हुई है। तो मूल कारण क्या है? शायद जनसांख्यिकी रुझान। अमेरिका बदल रहा है। 2044 तक अमेरिका मेजॉरिटी माइनॉरिटी राष्ट्र बन जाएगा। कार्यबल पर इसका क्या असर है? 1950 में श्वेत पुरुष 70% थे, अब सिर्फ 43%। उनकी जगह अल्पसंख्यक और महिलाएं ले रही हैं। 1980 से 2012 तक गैर श्वेत श्रमिक 13% से बढ़कर 20% हो गए हैं। महिलाएं 1950 में 30% थी, आज 47% है। निष्कर्ष: जनसांख्यिकी विविधता तय करती है, डेमोग्राफिक्स डिक्टेट डाइवर्सिटी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वाह, ये तो बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा हुई। तो इस पूरे विश्लेषण से मुख्य बातें, की टेकअवेज, मुख्य निष्कर्ष क्या निकल कर आते हैं? हाँ, जरूर। कुछ मुख्य बिंदु इस तरह हैं। पहला, पब्लिक HR, सार्वजनिक मानव संसाधन का सफर स्पॉइल सिस्टम से मेरिट तक और फिर कई सुधारों और चुनौतियों जैसे राजनीतिकरण और विकेंद्रीकरण से होकर गुजरा है। दूसरा, मेरिट सिस्टम पद, निष्पक्षता, वर्गीकरण के जरिए और स्कोर आधारित भर्ती पर केंद्रित है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं, अस्पष्टताएं हैं और ये नियमों के जाल में भी फंसा है। तीसरा, भर्ती, वर्गीकरण, भुगतान और प्रशिक्षण में संघीय और राज्य स्थानीय स्तरों पर अलग-अलग तरीके और सफलताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर संघीय स्तर पर। चौथा, नौकरी की सुरक्षा पब्लिक सेक्टर में ज्यादा है, पर जरूरी नहीं कि ये खराब प्रदर्शन का मतलब हो। प्रतिभा बनाए रखना, खासकर युवा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पांचवा, सिविल सर्विस सिस्टम में गिरावट आई है, खासकर संघीय स्तर पर। OPM कमजोर हुआ है, विकेंद्रीकरण बढ़ा है, राज्यों ने ज्यादा क्रांतिकारी सुधार देखे हैं, जैसे एट वेल एम्प्लॉयमेंट। छठा, कलेक्टिव सिस्टम यानी यूनियनें पब्लिक सेक्टर में खासकर स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है और उनका अपना राजनीतिक प्रभाव है। सातवां, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिस्टम यानी राजनीतिक कार्यकारी प्रणाली विशेष रूप से संघीय स्तर पर वफादारी बनाम योग्यता के तनाव और उच्च टर्नओवर से ग्रस्त है, जो प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अनुभव अक्सर शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सही। आठवां, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सिस्टम्स पेशेवरों की जरूरतें पूरी करती हैं, लेकिन नौकरशाही राजनीति से संघर्ष कर सकती हैं। नवा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसमें मूल्यांकन, अक्षमता से निपटना, प्रदर्शन के लिए भुगतान शामिल है, पब्लिक सेक्टर में जटिल और अक्सर समस्याग्रस्त होता है। हालांकि एंक्विस्ट जैसे न्यायिक विकास कुछ बदलाव ला सकते हैं। और 10वां, सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार और अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई ने कार्यबल को विविध बनाने में मदद की है,
लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की चिंता, कलंक, प्रतिक्रिया। परीक्षण, वैधता और लिंग मुद्दे महत्वपूर्ण विचार हैं। 11वां पब्लिक और नॉन प्रॉफिट क्षेत्र विविधता और समानता में प्राइवेट सेक्टर से आगे हैं, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है, खासकर टॉप लीडरशिप और वेतन समानता में। और जनसांख्यिकी भविष्य में विविधता को और ज्यादा बढ़ाएगी। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि कैसे सार्वजनिक और गैर लाभकारी क्षेत्रों में लोगों का प्रबंधन एक लगातार विकसित होने वाली कहानी है। सिद्धांतों, राजनीति, सुधारों और जमीनी हकीकतों के बीच एक जटिल नृत्य। लेकिन एक सवाल जो बना रहता है और शायद हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करें, क्या भविष्य की नौकरशाही केवल जनसांख्यिकी द्वारा संचालित विविधता को दर्शाएगी, या क्या ये सक्रिय रूप से एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगी जहां योग्यता, निष्पक्षता और समावेशिता वास्तव में सहअस्तित्व में हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये विश्लेषण सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, यह समझने की कुंजी है कि हमारी सरकारें और महत्वपूर्ण संगठन कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह समझ आपको गवर्नेंस, एथिक्स और पब्लिक पॉलिसी पर सवालों के जवाब देने में एक अद्वितीय बढ़त देगी। और एक नागरिक के रूप में यह हमें सूचित बहस में भाग लेने और बेहतर शासन की मांग करने के लिए सशक्त करेगा। इस जानकारी की गहराई को देखते हुए हम आपको इस चर्चा को दोबारा सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि महत्वपूर्ण बिंदु आपके दिमाग में बैठ जाएं। अगर आपको ये गहन चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा या आपके क्या सवाल हैं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना समर्थन दिखा सकते हैं। आपका समर्थन हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद करेगा। सुन लो यूपीएससी, आपकी यूपीएससी यात्रा का विश्वसनीय साथी। धन्यवाद।